देखो, सभी को पता है कि आज क्या डिस्कस करेंगे, सीए के बारे में डिस्कस करेंगे। और सीए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब क्या डिस्कस करेंगे बेसिकली कि सीए करता क्या है, उसका बेसिक नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या सीए का सैलरी पैकेज है, सीए बनने के लिए क्या करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये सब। ठीक। ये कौन है? डीजीजे। वेल, अब सबसे पहले सीए करता क्या है, ये किस किस को पता है? मतलब सीए प्रोफेशन तो बहुत ज्यादा शोर मचता है कि ये करना है नहीं करना है, व्हाटएवर। बट क्वेश्चन ये है कि अगर हम सीए बन गए तो हमें उसके बाद ऐसा क्यों बोला जाता है कि कॉमर्स में मतलब मे बी इट्स ट्रू मे बी इट्स फॉल्स, ये डिबेटेबल है कि सीए सबसे इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इन कॉमर्स, ऐसा कई बार बोला जाता है। वो सही है गलत है वो तो अभी डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। या सीए सबसे अच्छा है, करना तो है पर क्योंकि टफ है इसलिए नहीं करते। पर पॉइंट ये है सीए में करना क्या है? अगर तुम बन गए सीए तो तुम करोगे क्या? किसी को ये पता है ऐसा क्या है जो एक सीए करता है? सीए का काम क्या है? सर ऑडिटिंग या फिर अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी के। हम्म, ठीक है, पर ये तो अकाउंट्स बनाना तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब ये स्पेसिफिकली इसके लिए यू डोंट हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंट्स तो सर अकाउंटेंट। बट उसके ऊपर सिग्नेचर्स जो होते हैं वो सीए के ही चलते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। हाँ, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है कि अब कई सारे फंक्शंस हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के, एक नहीं है बहुत सारे हैं। उसमें से सबसे मेजर होता है ऑडिट। और सीए की कितनी वैल्यू है या कितनी वैल्यू नहीं है, देखो किसी भी प्रोफेशन की कितनी वैल्यू है या नहीं है ये इसी चीज से जज कर सकते हैं हम कि ऐसे कितने काम है जो सिर्फ वो प्रोफेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ही है जो सर्जरी कर सकता है। अगर हर किसी को सर्जरी करना हम ये बोल दें कि कोई भी कर सकता है तो डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू रह जाएगी? काफी कम हो जाएगी। अब आपको एजुकेशन वो नहीं भी चाहिए, एमबीबीएस नहीं भी हो, फिर भी आपको सर्जरी करना अलाउड है, आप कर दो। इसी तरीके से वैल्यू उसी प्रोफेशन की होती है जहां पर वो सर्टन लोग ही वो सर्टन काम कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता। तो जो ऑडिट है, अब कई तरह के ऑडिट्स होते हैं, मेजरली दो तरह के ऑडिट्स हैं, कंपनी ऑडिट और टैक्स ऑडिट। ये सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है इंडिया में, और कोई भी नहीं कर सकता। अब ये होता क्या है, ऑडिट होता क्या है अल्टीमेटली? तो टू एक्सप्लेन इट इन वेरी शॉर्ट वे, देखो कोई भी कंपनी है, अब इस कंपनी को कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या? इनको लोन चाहिए, इनको बहुत सारी चीजें चाहिए। आपको इनके शेयर्स खरीदने हैं, शेयर ट्रेडिंग तो कॉमनली होता ही रहता है, तुम्हें इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या इस कंपनी को लोन लेना है। तो अल्टीमेटली इसको लोन मिलेगा या नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमें ये जज करना होगा। तुम एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तुम कैसे खरीदोगे? हर कंपनी तो अपने मुंह से यही बोलेगी ना कि हम बहुत अच्छी कंपनी है, वी आर ऑलवेज इन प्रॉफिट और ये है वो है। पर तुम कैसे मान लोगे इस बात को? अपने मुंह से तो हर कोई यही बोलता है। आप क्या देखोगे? इसका बैलेंस शीट और पी एंड एल। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट से, इसके अलावा एंड पी एंड एल जो आप बनाते हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर कंपनी अपने मुंह से झूठ बोल सकती है कि इस साल हमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो पीएनडल भी तो नकली बना सकती है। क्या मुश्किल चीज है? सेल्स बढ़ा दो और उसके साथ साथ डेटर्स बढ़ा दो या कैश बढ़ा दो, दो इफेक्ट्स, नकली जर्नल डाल दो। नकली जर्नल तो डाली जा सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि बैलेंस शीट असली है या नकली? तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनडल के नीचे आप देखोगे एक सिग्नेचर बहुत जरूरी है। वो सिग्नेचर किसका होगा? हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इस सिग्नेचर का मतलब क्या है? इस सिग्नेचर का मतलब ये है कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस बैलेंस शीट को स्टडी किया है, इसी को ऑडिट बोलते हैं। उसने देखा है कि इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी चीजें ठीक है या नहीं। उसके बाद उसने साइन करा है। और सीए का सिग्नेचर का मतलब कि इसमें जो भी चीजें लिखी हैं, जितनी भी फिगर्स लिखी हैं, ये सारी की सारी ट्रू हैं। अब ऑब्वियसली इस काम की फीस लेता होगा वो, तो इसकी फीस कितनी है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग फीस है, ये दिस कैन गो अप टू 20 CR, इतनी फीस भी मिल सकती है एक ऑडिट की, एक बैलेंस शीट पे साइन करने की। पर
पर मैं ये इसलिए, ये जैसे ही मैं बोलता हूँ बच्चे को लगता है सीए बनते ही इतने पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली सीए बनते ही नहीं मिलते। सीए बनने के बाद कई साल लग जाते हैं इस लेवल तक पहुंचने में, कि आपको इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें क्यों देगी ऑडिट, वो तो रेनाउंड सीए के पास जाएगी ना, तो तुम्हें भी रेनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल है, ये तो एक कंपनी दे रही है इतनी फीस। सोचो अगर तुम्हारे पास 10-15 ऐसे क्लाइंट्स हो, तो फिर तुम तुम क्या, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी शायद उसके बाद काम ना करें। तो टाइम लगता है, पर पॉइंट ये है कि इस फील्ड में पोटेंशियल तो है इतनी ग्रोथ का। बाकी फील्ड्स में जैसे कोई भी और आप देखो, दूसरी चीजों में शायद इतना पोटेंशियल ही नहीं है। तुम जितना मर्जी एफर्ट कर लो, बीबीए बनने के बाद या एमबीए के बाद भी ऐसा पैसा तो नहीं मिल पाएगा, बहुत कम चांस है। और ये क्यों है? क्योंकि ये सिग्नेचर सिर्फ इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, किसी और के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जो सिर्फ एक सीए कर सकता है इंडिया में, ऑडिट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीए करता है। एक तो तुम्हें पता ही होगा, टैक्स एडवाइजरी, टैक्सेशन रिलेटेड सर्विसेज, टैक्स पे लोगों को एडवाइस करना। अब तुम्हारे दिमाग में, नॉर्मली लोगों के दिमाग में यही आता है कि सीए ये तरीके बताता है पैसे बचाने के। वो लीगल भी है और कुछ हद तक इलीगल भी है, हम सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। टैक्स, कैसे एक कंपनी अपना टैक्स कम कर सकती है लीगल तरीकों से। शायद उन्हें नॉलेज ही ना हो कि इनकम टैक्स में ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां से वो लीगली अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो ये भी सीए उनकी हेल्प करता है इस चीज में, क्योंकि वो पढ़ता है। सीए के जितने सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, मेजर 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें टैक्सेशन भी कवर होता है। अभी आपको इसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि 11th-12th में हम टैक्स तो पढ़ते नहीं, हम अकाउंट्स ही पढ़ते हैं। और ऑडिटिंग नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंट्स के बाद। पहले अकाउंट्स बनते हैं, फिर उनका ऑडिट होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो अकाउंटिंग ही है ना, तो तुम ऑडिट फिर भी समझ सकते हो। पहले बैलेंस शीट अकाउंटेंट बनाएगा, मैनेजमेंट कंपनी की बनाएगी और सीए उसे चेक करेगा। अब ये चेक करना भी कोई आसान बात नहीं होती। एक कंपनी में एक दिन में शायद देयर आर thousands to tens of thousands of transactions, तो पूरे साल की ट्रांजैक्शंस चेक करना एक एक चीज, क्योंकि सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे मत समझना कि बस साइन कर दिया और पैसे मिल गए। अगर इस बैलेंस शीट और पी एंड एल में बाद में कोई गड़बड़ मिलती है ना, तो सीए को इसके लिए जेल भी हो सकती है। जैसे सीए ने पैसे ले लिए और गलत बैलेंस शीट और पी एंड एल पे साइन कर दिया, तो इस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को बाद में जेल भी पड़ सकता है, और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गए भी हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने आईएल एंड एफएस का फ्रॉड देखा हो, उसमें वो फ्रॉड क्या हुआ था कि गलत बैलेंस शीट बनी थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर दिया था, उसके बेसिस पे कंपनी ने लोन ले लिया। अब वापस पैसा दे नहीं पाए वो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर भी 25 लाख की पेनल्टी लगी। 7 ईयर्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अब कोई ऑडिट नहीं कर सकता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी जब ऑडिट करना होता है तो इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। ऐसे नहीं है कि बस पैसे मिल रहे हैं तो साइन कर दो, ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसी में टैक्सेशन सर्विस आप दे सकते हो। तो इसके अलावा देखो, पर ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन सर्विस सिर्फ एक सीए देगा, ऐसा नहीं है। लॉयर्स भी देते हैं, बाकी भी ये सब काम करते हैं। मेजर चीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मेजर पावर इंडिया में है, वो है ऑडिट करने की। ये कोई और नहीं कर सकता इंडिया में, ये सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। और दूसरी चीज, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, जैसे इसी में अलग सर्विस हो जाएगी एक, किस चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकता है। अकाउंटिंग मतलब बैलेंस शीट और पी एंड एल बनाने में हेल्प करे। अब ये भी अकेले सिर्फ सीए की सोल पावर नहीं है, और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। किसी को भी अकाउंटिंग की नॉलेज हो तो वो कर सकता है। बट अकाउंटिंग की जितनी नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, उतनी किसी को भी नहीं होती। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये जब आप पढ़ेंगे आप खुद देख लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो सिलेबस है अकाउंटिंग का, वैसा सिलेबस किसी कहीं और है ही नहीं। जितने इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो तुमने सुने होंगे, वो बनाता ही आईसीएआई है। आईसीएआई कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट। तो इंडिया में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस की जाती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी नॉलेज भी सबसे ज्यादा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही होगी। ये अभी मेजर 3 सर्विसेज है जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट पॉइंट ये है कि सीए बनना कैसे है, कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या क्या इसके एग्जाम्स हैं, कैसे हैं। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ। देखो, तुमने अपनी क्लास 12th क्लियर करी, ये आपके जिस भी मार्च में हुए, फॉर एग्जांपल आप लोगों के होंगे मार्च 2021, जो अभी 12th का बैच है उसकी बात कर रहा हूँ। मार्च 2021 में तुमने अपने एग्जाम दे दिए, होपफुली सब पास भी हो जाएंगे, इतनी बुरी हालत तो नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे।
इसके बाद जो सीए का एंट्रेंस है उसे बोलते हैं सीए फाउंडेशन। ये कब दोगे? इसी ईयर नवंबर में, ये आएगा नवंबर 2021 में, ठीक है। फाउंडेशन क्लियर कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे सीए इंटर। इसमें है 4 सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स हर जगह रहेगा तुम्हारे साथ, हर जगह। इसमें भी, नेक्स्ट में भी और फाइनल में भी। इसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं। ये कितने टाइम के बाद होगा? ये 9 मंथ्स के गैप के बाद देना होता है तुम्हें। तो ये आपको मई 2022, ये मई 2022 में दोगे तुम। उसके बाद आएगा लास्ट सीए फाइनल। ये 3 इयर्स का गैप रहता है, ठीक है। ये क्लियर करने के 3 इयर्स के बाद सीए फाइनल दे सकते हो। इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट्स बेसिकली अकाउंट सबके साथ है, हर टाइम पे रहेगा आपके साथ। और मेजर टैक्स आ जाएगा, जिसमें जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। तो अभी मैं सब्जेक्ट समझाऊंगा भी, तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आएगा जब तुम्हें पता ही नहीं कि वो चीज क्या है। एक कॉमन सब्जेक्ट जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो है अकाउंट्स, वो हर स्टेज पे रहेगा। तो जिसको अकाउंट से, और बाकी कई अकाउंट से रिलेटेड ही है। अगर आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है तो आप ऑडिट भी ठीक ठाक समझ पाओगे, बाकी चीजें भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी समझ पाओगे। जिनको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है उनको पूरी सीए में थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स का, 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब ये तो सीए का स्ट्रक्चर हो गया कि ऐसे ऐसे सीए के एग्जाम्स देने होते हैं और क्लियर होते जाते हैं। अब एक इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तो तुम्हें सब हर जगह से ही पता चल जाता है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। सीए का क्या, कैसा कोर्स है, क्या है क्या नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस कोर्स में क्या है कि इस कोर्स की जो नॉलेज है या जितनी बाकी चीजें हैं उससे ज्यादा इससे रिलेटेड मिथ्स हैं जो कि सभी ने सुने होंगे। अब ना मेरे पास एक हेमंत है और आयुष भी है। अच्छा, हेमंत, हेमंत ना तुम्हारा सीनियर है जो अभी मीटिंग में है। ये लास्ट ईयर 12th, अभी 12th दे चुका है। और इसने ना एक एंट्रेंस एग्जाम का, जो कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे इसने ज्वाइन किए थे। नॉर्मली जब भी आप कहीं पर भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्वाइन करो ना, और मैं सीए एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम किसका, डीयू या कोई, ये हमेशा तो अलग जगह हो रहा होगा। जो ट्यूशन दे रहे हैं ना, मेजरली जितने भी लोग डीयू का एंट्रेंस या आईपी का एंट्रेंस पढ़ा रहे होंगे वो सीए का एंट्रेंस नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सीए का एंट्रेंस हर कोई नहीं पढ़ा सकता। अब ऐसा मत समझना, ये तुम्हें भी पता है, तुमने कोर्स के बारे में सुना है, तुम्हें पता है ये कितना टफ है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता पर आपने सुन रखा है कि कितना टफ है, कितना ईजी है। सीए हर कोई नहीं पढ़ा सकता। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि जो इंसान आईपी और डीयू का एंट्रेंस पढ़ाना इज नो बिग डील, वो तो शायद तुम भी 2 साल के बाद पढ़ा लो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर सीए का एंट्रेंस पढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। हेमंत, तुमने ज्वाइन किया था, उन्होंने तुम्हें सीए एंट्रेंस के बारे में क्या बोला था, उन इंस्टीट्यूट्स ने जो सिर्फ डीयू या आईपी पढ़ाते हैं? उन्होंने तो सर बात भी नहीं की थी कि ऐसा मतलब कि सीए में जाना भी चाहिए या मतलब क्या प्रोसीजर है सीए करने का। हाँ तो ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। बाकी मेरा थोड़ा अकाउंट्स की लाइन में इंटरेस्ट भी नहीं था तो मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं उनसे। ठीक है, अब इसीलिए आयुष को बुलाया था क्योंकि उसको करनी थी और उन्होंने उसको मना किया। पर वो एक बार आयुष से पूछना कि वो किधर है। देखो, सबसे पहली चीज है, अब ये मिथ है, ट्रू है, फॉल्स है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। और अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों ने क्या क्या सुन रखा है सीए के बारे में जिसकी वजह से बच्चे जाने से डरते हैं? एक तो हो गया कि बहुत टफ है, उसके अलावा क्या सुना हुआ है तुम लोगों ने? 4 साल तक दुनिया से कटना पड़ता है। वही टफ हो गया ना, वो सर है। क्लियर नहीं हो पाता, मतलब बीच में छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते। हाँ ठीक है, टफ है या फिर बहुत बार फेल हो जाते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं इसको करने में। इसके अलावा संयम है, सर संयम। इंटर और फाइनल के दो दो नहीं होते? 2-2 ग्रुप्स होते हैं, पर तुम चाहो तो एक साथ दे सकते हो। संयम, तुमने जहाँ एंट्रेंस का तुम्हें बताया था, उन्होंने क्या बताया था आपको सीए के बारे में? इसका माइक नहीं काम कर रहा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी है सीए के बारे में कॉलेज लाइफ में। अरे ये नहीं, सर एक पैकेज कम मिलता है।
पैकेज कम मिलता है सीए को कंपेयर टू अदर, मतलब आप किससे कंपैरिजन में ही बोलते हैं ना, कम या ज्यादा, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? बाकी कॉमर्स साइट से जो भी आप कर लेते हो उनसे। ये भी लिख देता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और है जो अभी मैंने रिसेंटली कहीं से सुनी कि ये एक आउटडेटेड कोर्स है, जो पता नहीं बोलने वाले ने भी कैसे बोल दिया, पर खैर बोलते हैं लोग। ये सब पता है किनकी फैलाई हुई बातें हैं? ये सारी उनकी फैलाई हुई बातें हैं जो सीए एंट्रेंस पढ़ाते ही नहीं। देखो अब पॉइंट ऐसा है, आपने 12th पास करी, अब या तो सीए की तरफ जाओगे या आप आईपी का एंट्रेंस दोगे, एक ही काम करोगे। आप दोनों भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई रोक नहीं रहा, पर अल्टीमेटली एडमिशन तुम एक ही जगह लोगे। तुम दोनों जगह पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें ये तो समझना ही होगा ना कि अल्टीमेटली तो आप एक ही जगह एडमिशन ले सकते हो। जो लोग सीए एंट्रेंस नहीं पढ़ाते, वो क्या चाहेंगे कि तुम सीए के टुवर्ड्स जाओ? तुम अगर सीए के टुवर्ड्स चले गए, उनकी तो इनकम चली गई ना, उनके लिए तो ये इनकम का पॉइंट है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप सीए का एंट्रेंस दो। तो ये सारी वो बातें फैलाएंगे कि ये बहुत टफ है। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा टफ है, इसमें फेल कर देते हैं, या फिर अब ये लेस पैकेज भी आज मैंने सुना है, तो कोई बात नहीं। और अभी जो मैंने सबसे रिसेंट सुना था कि ये एक आउटडेटेड कोर्स है, अब तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची, ऐसा भी मैंने सुना है। तो हम इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ जहाँ पॉइंट है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, चलो इस पे बाद में आते हैं। ये टफ है, मैं तो इसको डिनाई नहीं करता, ऑब्वियसली ये टफ है, पर आपको ये चीज समझनी होगी ना कि जिस चीज की वैल्यू है वो इजी कैसे हो सकता है। ये तो मतलब इसके बीच में कैसे कोरिलेशन बैठेगा? अगर वो चीज इजी होती तो हर कोई कर लेता, फिर उसकी वैल्यू ही क्या बचती? ये है ही उनके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। अगर तुम मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और बहुत हार्ड वर्किंग है, वो भी सीए क्लियर कर ले, और एक ऐसा बच्चा जो नालायक है वो भी सीए क्लियर कर ले, तो क्या इस प्रोफेशन की कोई वैल्यू बचेगी? तो ये टफ वाले शब्द से ना वो बच्चे डरते हैं जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे डर नहीं लगा या मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि क्लियर होगा, यानी ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होती है, 12th में होती है, 10th में होती है, 9th में होती है, तुम जिस क्लास में पढ़ रहे होते हो उस क्लास में होती है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उस चीज को परस्यू ही नहीं करोगे। और इसको सीए को छोड़ो, सीए को साइड में रखो, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना है, कुछ भी, वो मैं सीए की बात नहीं कर रहा, इससे अलावा कुछ भी तुम्हें बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो क्या तुम्हें लाइफ में ब्रेव डिसीजंस नहीं लेने होंगे? तुम वही करोगे जो बाकी दुनिया कर रही है, तो तुम उनसे अलग कैसे बनोगे? ये तो मतलब मुझे नहीं पता ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन कैसे बन जाता है। शायद तुम्हें ठीक से, अगर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है तो देयर इज नो वे कि ये ना हो। मेरा हुआ है, मेरे छोटे भाई का हुआ है। अभी हमारे साथ मेरी एक दोस्त है मनीषा। मनीषा, मनीषा है, हाँ मनीषा, हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर इन योर फैमिली? So we are 7. 7। इसकी इसकी फैमिली में 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो ये कहाँ से बन गए ये सब? ये सारी बातें हैं ना कि ये बहुत टफ है, या इसमें जो ऑब्वियसली इसको मजाक समझ के आता है कि बस ऐसे ही जैसे छोटी क्लासेस में हंसते खेलते टाइम पास हुआ, इसमें भी कर लेंगे, ऑब्वियसली वो पास नहीं कर सकता, और उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है इस प्रोफेशन को। इस प्रोफेशन को जरूरत ही उसकी है जो एक्चुअली इस प्रोफेशन की जो वैल्यूज है या जो डिग्निटी है उसे अपहोल्ड कर सकता है। अगर हर लल्लू पल्लू इंसान सीए बन जाएगा तो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी इस प्रोफेशन की? ये तो अच्छी बात है ना कि थोड़ा सा मुश्किल है ये, पर ऐसा नहीं है कि ये इसको करने के लिए तुम्हें सुपरमैन या सुपर वुमन होना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरा हुआ, मेरे छोटे भाई का हुआ, और हम दोनों का बिना ट्यूशंस के हुआ है। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट हमेशा आ जाता है, सर आपके तो पापा पढ़ा देते हैं, दैट इज डिफरेंट। पर ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे दिन हमें ही पढ़ा रहे थे, हमने खुद ही पढ़ा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा और पास हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि पास नहीं होता या इसमें बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। जिनका नहीं होता उनका तो फिर काम ही ये है ना कि वो दुनिया को यही बताएं कि अरे ये तो होता ही नहीं, ये करना ही नहीं मत। जब उनका नहीं हुआ तो वो ये कोई मानता है अपनी गलती? कभी कोई भी नहीं मानता। 12th क्लास में एक ही बैच होता है ना जिसमें शायद 30 बच्चे पढ़ते हैं, 30 के 30 क्या सेम मार्क्स लाते हैं? जो हमारा भी बैच होता है, हर साल देयर आर 50-60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स को सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम चीज पढ़ाई जा रही है, तो क्या 60 के 60 बच्चे सेम मार्क्स लाते हैं?
पर जो बच्चा कम मार्क्स लाता है वो कितनी बारी खुद से मानता है कि मेरी गलती की वजह से कम आए? नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बच्चा बोलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं आए। वो यही बोलेगा कि पढ़ाया ही नहीं गया ठीक से। तो अगर ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया या चीज ही बहुत टफ थी, तो जो बच्चा जिसने टॉप किया है उसने कहाँ से कर लिया? वो तो कहीं अलग से नहीं पढ़ रहा था ना। तो ये टफ या फेल वाला पॉइंट ना तुम्हारे दिमाग में आना नहीं चाहिए, और ये सिर्फ सीए में नहीं आना चाहिए, ये लाइफ में नहीं आना चाहिए आपकी। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा तो टफ काम करना ही पड़ेगा ना। तुम जिनके एग्जाम्पल्स लेके चलते हो, जिन भी बड़े बिजनेसमैन के या जिस भी बड़े आदमी के, अगर उसने अपनी लाइफ में इजी ऑप्शंस चूज किए होते तो क्या वो जिस पोजीशन पे है वहां पहुंचा होता? कभी नहीं पहुंचता। इजी चॉइसेस डोंट मेक टफ पीपल। तो अगर आपको इजी चॉइस ही चाहिए तो फिर तो ये डिस्कशन, फिर तो कोई भी चीज टफ हो जाएगी ना एक पॉइंट पे। शायद बीबीए भी टफ लगेगा, उसके लिए भी तो एंट्रेंस है आईपी का, और छोटे मोटे कोर्सेज भी टफ लगेंगे। तो ये तो खैर कोई पॉइंट है नहीं। अगर तुम ठीक से पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, देखो ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 6 आवर्स पढ़ते हैं और सीए बन जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि हम तो दिन में 14 आवर्स पढ़ते थे फिर भी नहीं बने। ये कोई मानने वाली बात है कि 14 घंटे पढ़ रहा है इंसान फिर सीए नहीं बन रहा? मैंने तो 14 घंटे कभी पढ़ाई करी नहीं होगी। 14 घंटे बैठ कौन सकता है चेयर पे? पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाए अगर इतना बैठोगे तुम कुर्सी पे 3 महीने लगातार। कैसे हो सकता है ये? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, तुम्हें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। रेगुलरली अगर आप 6 आवर्स अ डे भी पढ़ते हो, जो तुम अभी भी अपना स्कूल प्लस ट्यूशन अभी कर लो तो 6+ आवर्स हो जाते हैं। अभी स्कूल लाइफ में इससे ज्यादा होता है, क्योंकि 6 सुन के भी कई बार बच्चों को लगता है ये तो बहुत ज्यादा है। तुम अपने स्कूल के आवर्स और फिर ट्यूशन के आवर्स को ऐड कर लो, और फिर अगर सेल्फ स्टडी करते हो, जो करनी तो चाहिए, अब करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, तो 6+ तो अभी है। शायद 9-10 पे पहुंच जाओ आज तुम। तो सीए में तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 6 घंटे रेगुलरली पढ़ लो और आपका सीए फॉर श्योर होगा। बहुत सारे लोगों का होता है यार, हमारा तो जितना फ्रेंड सर्कल है, मेरा मनीषा का, मेजोरिटी ऑफ द किड्स सीए बन गए। कोई एक बारी में हो गया, किसी का 1-2 अटेम्प्ट रुक गए, पर ठीक है बन तो गए। 1-2 अटेम्प्ट रुक भी गए तो ये सारी बातें एक किसी भी वो आदमी जो डिटरमिन्ड है या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो टफ या इजी तो नहीं देखता, क्योंकि ये उसको पता है कि अगर मैं इजी ऑप्शन के पीछे जाऊंगा तो मैं क्या अचीव करूंगा अपनी लाइफ में। वो तो इजी तो सभी कर ही रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या अचीव कर लिया? टफ चॉइस तो लेनी पड़ेगी ना कभी कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया नहीं कर रही। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद ये लेस पैकेज। कृति आपने बोला ना, ये कहाँ से सुना आपने लेस पैकेज? मतलब मैं नहीं समझा ये ठीक से। सर मेरा ब्रदर जब 12th पास करे थे तब वो काउंसलिंग में गया था, तो वो लोग सीए की एंट्रेंस नहीं करवाते थे, तो उसने बोला सीए के बारे में बताओ, तो वो कहते लेस पैकेज मिलता है, कर ही क्यों रहे हो। ये वो सीए की एंट्रेंस कराते थे नहीं कराते थे? नहीं कराते थे। नहीं कराते थे ना। हाँ तो वो ऐसी, तो उनसे पूछो फिर किसमें ज्यादा मिलता है। मनीषा इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? लेस पैकेज। Okay. मनीषा। Yeah, I am online. Acha, so thinking about package, so I agree with your point, Sahil. I mean, the first question we should ask a person who has informed children about this thing that CAs get less packages, then which other course is more remunerative than a chartered accountant? I'm not saying every chartered accountant is well paid. So even after being a chartered accountant, you can either be working for a company or you can have your own practice. So both ways, your success, the remuneration you're getting, whatever, it completely depends on how much you are well versed with the subject and how successful you want to be post you are qualified. So just a one liner statement saying that CA is a less paid profession, I don't think it's justified at all. हाँ ये तो देखो, ये तो है ही कि अगर कोई बोले सीए का पैकेज कम है तो देखो, सबसे पहले तो ना, इससे पहले कि तुम मेरी बात में, अब तुम्हें ऐसा लगेगा, ये लगना ऑब्वियस है, अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो भी तुम बेवकूफ हो। वो सब जो कि सीए का एंट्रेंस नहीं कराते वो ऑब्वियसली बाकी कोर्सेज का साइड लेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप सीए का एंट्रेंस कराते हो तो आप सीए की साइड लोगे, ये आना ही चाहिए। देखो ऐसा पहली बात तो है नहीं, क्योंकि अभी स्टडी सर्कल पे दोनों होते हैं, ठीक है? यहाँ पे सीए का भी होता है और यहाँ पर बाकी एंट्रेंसेस भी होते हैं। और एज मतलब नॉर्मली क्या है, यूजुअल प्रैक्टिस में एंट्रेंसेस में ही ज्यादा बच्चे दिखते हैं हमें। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सीए का एंट्रेंस करो या तुम बाकी एंट्रेंस करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर
और मैं किसी को यहाँ परस्यू भी नहीं कर रहा, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें सीए करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सीए के बारे में ये बात सच है या नहीं है। अब मुझसे किसी ने पूछा सर आप अपना पैकेज बता दो, देखो मैं बताऊंगा तो तुम मानोगे भी नहीं कि मेरा स्टार्टिंग में मुझे कितना मिला है। जैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, मैं इंडिया से बाहर चला गया था, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सीए में जो भी आपको पैकेज मिलेगा, आप बाकी कॉमर्स लाइन के अगर किसी भी फील्ड से कंपेयर करोगे तो उनसे तो ज्यादा ही है ना। तो आपका कंपैरिजन अब तुम साइंस स्टूडेंट से तो कर नहीं सकते, साइंस स्टूडेंट से करोगे तो इट इज वेरी स्टूपिड, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एक अलग फील्ड है ना, वो इंजीनियर्स बनते हैं और उनका स्ट्रगल अलग है। तो तुम्हें कंपैरिजन तो कॉमर्स के साथ ही करना है। अब कॉमर्स में ऐसा कैसे कितनी फील्ड्स हैं जहाँ पर तुम्हें इसके बराबर का पैकेज भी मिलेगा, है नहीं। एक एमबीए का ऑप्शन बचता है, पर एमबीए करते करते भी तो हाउ ओल्ड विल यू बी, यू विल बी 25 26 जब तक आप एमबीए पूरा करोगे। और अगर आप ये सीए कर लेते हो थोड़ा सा भी, चलो मैं मानता हूँ तुम 2 बार भी फेल हो गए, मैं ये मान रहा हूँ, वैसे मानना चाहिए नहीं, मैं मान लेता हूँ 2 बार भी फेल हो गए, उसके बाद भी 23 की एज तक यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 23 से यू विल स्टार्ट अर्निंग। और एक बारी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो तो स्टार्टिंग तो तुम्हें मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए, समवेयर अराउंड 50,000 पर मंथ, इतना तो मिलना ही चाहिए स्टार्टिंग में। अगर, अब मैं ये नहीं कह रहा सबको मिलता है, मैं कह रहा हूँ मिलना चाहिए, नहीं मिलता किसी को अगर, तो वो भी फिर अगेन दैट इज योर ओन प्रॉब्लम, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। इंटरव्यू में सॉफ्ट स्किल्स चेक करते हैं वो, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं मिलने वाला ना। तो डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल कितना है। अब तुम में अगर कमी है तो, और तुम बोलो कि ये गलती सीए वालों की थी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपको पहले तो अपनी कमी को चेक करना होगा ना। ये तो मैंने बहुत बेसिक बोला है। मिलने वालों को स्टार्टिंग में, आपको पता है हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक में क्या गया था लास्ट ईयर, वो 22 lakhs पर एनम गया था, 22 lakhs या 24 lakhs इतना भी जाता है, और इंटरनेशनल पोस्टिंग्स में तो इससे भी ज्यादा जाता है। तो मिलने वालों को तो ये भी मिलता है। अब द होल पॉइंट इज कि अगर तुम बोलो कि ये तो उनको मिलता है जो बहुत पढ़ते हैं और हमें नहीं मिल सकता, तो फिर तो आपकी सोच ही बेकार है ना। जब तुमने पहले ही, अब तुम लड़ने से पहले ही अगर हार चुके हो कि ये तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो हर चीज पॉइंटलेस है। फिर तो बीबीए में भी हाईएस्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा। तुम अंडे बेचने लगोगे तो भी तुम अंडे नहीं बेच पाओगे, जो तुम्हारे साथ में अंडे बेचता है ज्यादा अंडे उसके बिकेंगे। ये तो एटीट्यूड ही गलत है ना। आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, यू हैव टू स्ट्राइव टू बी द बेस्ट इन दैट, जैसा मर्जी काम हो। अब अगर ये कम्पिटिटिव स्पिरिट यूथ में नहीं होगा तो क्या बुड्ढों में दिखेगा। क्योंकि मेरे बैच में जब मैं कई बार बात करता हूँ, मेरे को आंसर ही ये मिलता है कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। ये भवदीप है, ये फुटबॉल खेलता है, और अगर ये फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो तो सीए से भी ज्यादा टफ है, उसमें तो सीए से भी ज्यादा कंपटीशन है। बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर सीए बहुत मुश्किल है तो मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। वो बेचारा इग्नोरेंट बच्चा ये नहीं जानता सीए क्लियर करना तो फिर भी बहुत आसान बात है, अपना बिजनेस शुरू करना तो शायद पता नहीं उससे कितने ज्यादा टाइम टफ होगा। सीए करना तो उसके सामने छोटा बच्चा है, और अपना बिजनेस शुरू करना तो वो तो एक बहुत ही अलग बात है, और वो तो बहुत ज्यादा टफ है। तो और फिर जो भी पैकेज की बात है, देखो एवरेज पैकेज स्टार्टिंग में आपको 6 लाख पर एनम मिलना चाहिए, ये मैं एवरेज बोल रहा हूँ। इसमें अपर लिमिट भी कोई नहीं है और लोअर लिमिट भी 20,000 पर मंथ में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगते हैं काम पे, क्योंकि उनके पास, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए हैं पर उनके पास बाकी सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स है नहीं। सॉफ्ट स्किल्स आर बेसिकली योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप लोगों से बात ही नहीं कर सकते, या जैसे तुम्हें नॉलेज बहुत है पर मैं अगर तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछूं, जैसे कई बार वाइवा में तुम्हारे साथ होता है ना, तुम्हें आंसर आता है पर जब वाइवा में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर से, तुम उस टाइम डर जाते हो या नर्वस हो जाते हो या ड्यू टू वट एवर रीजन तुम आंसर नहीं दे पाते। तो जो तुम्हारा वाइवा ले रहा है उसे कैसे पता कि तुम्हें नॉलेज है या नहीं, तुम्हारे दिमाग में होगी पर तुम बोल नहीं पाए ना। तो यही कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल होता है। आपको नॉलेज होगी पूरी, पर अगर आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें नॉलेज है या नहीं। और इस प्रोफेशन की सिर्फ एक जो शॉर्टकमिंग है वो ये है कि सीए की पढ़ाई में जो सॉफ्ट स्किल्स की कोचिंग है वो नहीं मिलती, वो तुम्हें खुद डेवलप करना है। वो तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसकी कोई ट्यूशन होगी, लगाना चाहो अलग से लगवा लो, पर सॉफ्ट स्किल्स पे काम तो आपको खुद से ही करना है। योर स्पोकन इंग्लिश हैज टू बी गुड, और उसके अलावा यू हैव टू बी अ लिटिल एक्सप्रेसिव। ये ना हो कि तुमसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें उसका आंसर भी आता है पर तुम बोल ही नहीं पा रहे,
फिर सामने वाले को कैसे पता कि तुम्हें नॉलेज है या नहीं। तो अल्टीमेटली जो पैकेज है ना सीए बनने के बाद, इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नॉर्मली थोड़े से कम होते हैं। जब मैं अब्रॉड गया हूँ ना, तो वहाँ क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था जिसमें बात करते थे हम सब, रशियन। अब ऑब्वियसली हमें तो रशियन आती नहीं थी, वी वर अ टीम ऑफ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बाकी दोनों मेरे सीनियर्स थे। पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्पेसिफिकली इंग्लिश, हिंदी तो सभी की अच्छी है पर दुनिया हिंदी में तो काम नहीं कर रही ना, वो इंग्लिश में काम करती है। तो वहाँ क्या होता था कि एक ट्रांसलेटर मिलता था हमें, हम उससे इंग्लिश में बात करते थे, वो आगे रशियन में बात करता था, फिर ट्रांसलेट करके वापस हमें इंग्लिश में बताता था। तो तुम्हें इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, तभी तो तुम उससे बात करोगे। मेरे जो दोनों सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे ना, पहले प्रोजेक्ट के बाद दे वर फायर्ड। उसका रीजन क्या था? उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती थी, वो समझ ही नहीं पाते थे कि ट्रांसलेटर क्या बोल रहा है। वहां फिर मैं दूसरा ट्रांसलेटर बना हुआ था, वो रशियन टू इंग्लिश करता था, फिर मैं इंग्लिश टू हिंदी करता था उनके लिए। तो मैं कही ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ नहीं है, ये हर जगह है। हमारे लिए इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, पर हम पे इम्पोज तो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है, सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस इंग्लिश में है। तो आपको भी इस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब तुम मानो ना मानो, इंग्लिश तो तुम्हें आनी ही चाहिए। और मैं सिर्फ ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस प्रोफेशन के लिए नहीं कह रहा, आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, आप बीकॉम ऑनर्स कर लो, आप बीबीए कर लो, जॉब तो आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो चेक किए ही जाएंगे कि हाउ गुड इज योर स्पोकन इंग्लिश, हाउ एक्सप्रेसिव आर यू। और अगर वो चीज नहीं है तो तुम किसी भी फील्ड में स्ट्रगल करोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पैकेज कॉमर्स फील्ड में इससे ज्यादा पैकेज किसी और प्रोफेशन को नहीं मिलता, ये भी एक गलत बात है। और लास्ट चीज है कि ये आउटडेटेड है। अब देखो, आई डोंट नॉट नो कि जिसने ये बोला उन्होंने क्या सोच करके बोला, ऑल्दो मुझे पता है उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला कि बच्चे को हम सीए में जाने से रोकें और अपने इंस्टीट्यूट ला पाए। पर इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या हो सकता है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई कैसे बोल सकता है कि ये आउटडेटेड प्रोफेशन है? और अगर ये आउटडेटेड प्रोफेशन होता तो बेन सर अपने दोनों बच्चों को थोड़ी ना सीए बनाते। हम, चलो मैं मान लेता हूँ 2 सेकंड के लिए कि वी आर वेरी वेरी मनी माइंडेड पीपल और हम बच्चों को सिर्फ एक पिगी बैंक की तरह देखते हैं, तो बेन सर अपने दोनों बच्चों को क्यों कराते? मनीषा की फैमिली में देयर आर 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वहां पर ऐसा, मनीषा क्या तुम लोग आउटडेटेड कोर्स करके बैठे हो, क्या फायदा इस चीज का? माइक माइक अनम्यूट मनीषा। I don't know from where it has originated, but it is not at all an outdated course. In fact, considering today's frauds and everything happening at such a massive level in banking or in big corporates, I think the role of chartered accountants has increased, in fact, in today's era. It has not reduced at all. हाँ, और ये मैंने कहाँ सुना था, संयम ने एक काउंसलिंग अटेंड करी थी। संयम तुम्हारा माइक चल रहा है? Okay. संयम नहीं चल रहा ना इसका माइक। तो अब पता नहीं, आई डोंट नो ये कैसे बोला। देखो, और मैंने तुम्हें ये चीज बता दी कि जो ऑडिट फंक्शन है वो सिर्फ इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। और ऑडिट कब खत्म होने वाला है? ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये इंस्टीट्यूट कब बना था? ये बना था 1949 में। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है वो 1949 में बना था। हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। जितनी बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईआईटी, इसरो, ये सब बाद में बनी है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना। अगर ये चीज इंपॉर्टेंट ना होती तो इंडिपेंडेंट होने के 2 सालों के अंदर अंदर तुम ये इंस्टीट्यूट बनाने को क्यों दौड़े? तुम पहले इसरो बनाते, आईआईटी बनाते, आईआईएम्स बनाते, वो चीजें ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिना फाइनेंशियल बैकबोन ही नहीं बचेगी एक कंट्री की। आप किसी भी बैलेंस शीट या पी&एल पे कैसे रिलाय करोगे? आपको कैसे पता ये असली है या नकली है? कौन कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी? कोई किसी को लोन नहीं दे पाएगा। कोई, आप किसी के शेयर्स खरीदोगे तो आप कैसे रिलाय करोगे कि जो कंपनी मेरे को फिगर्स दे रही है ये असली है या नकली? वो तो अपने शेयर्स बेचने के लिए तुम्हें नकली प्रॉफिट्स दिखा देंगे। तो फिर ये पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो आउटडेटेड ना, ये उन्होंने एग्जैक्टली अपनी बात में क्या बोला था जो कह रहे थे आउटडेटेड है? वो ये कह रहे थे ये इतना पुराना प्रोफेशन है, इतने टाइम से ये चला आया है, अब इसकी फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ये कैसा लॉजिक है? और मे बी, मतलब आई फील दिस इज एन इंसल्ट टू ऑल द 11th एंड 12th ग्रेडर्स। शायद वो लोग यही मानते हैं कि ये बेवकूफ बच्चे हैं, इन्हें कुछ भी बोल दो ये मान जाएंगे। और तुम्हें इस चीज की नॉलेज भी नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्रॉस क्वेश्चन। पर
मतलब आई वाज विशिंग कि मैं वहां पे होता है, तो मैं पूछता तो सही कि इसके पीछे नॉलेज क्या है, कैसे बोला जाती है ये बात, कैसे बोली जाती है कि दिस इज एन आउटडेटेड प्रोफेशन, पता नहीं कैसे बोला ये उन्होंने, पर खैर ऐसा ही चल रहा है। इसके अलावा तुमने कुछ और सुनाओ इस प्रोफेशन के बारे में कि ये ऐसा है या वैसा है, कोई भी और चीज? तो इसके अलावा अभी आपने कुछ और नहीं सुना होगा, बस ये यही सारे इससे रिलेटेड मिथ्स थे। अरे यार संयम, उन्होंने बोला है कि सीए एक पुराना टेलीफोन है और अब आईफोन आ चुका है, तो पुराना टेलीफोन यूज कर, क्या अनालॉजी है ना। संयम वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि तुम जैसे बच्चे ऑडियंस में थे, तुम्हें तो क्या, ये क्या लॉजिक है ये, मतलब एक एजुकेशन, इस चीज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? नॉट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है किसी का सीए ना करने का कि ये टफ है। बाकी सारी चीजें तो चलो जो भी हैं, सबसे मेजर पॉइंट सबका ये रहता है कि टफ है। तो यार टफ तो लाइफ में हर चीज है, स्ट्रगल तो हर चीज में ही फेस करोगे। जिस चीज में स्ट्रगल फेस नहीं करोगे वो चीज आपको जॉब भी नहीं देगी। जो सभी ने कर लिया, जैसे बीकॉम ऑनर्स अगर आप, या बीकॉम ऑनर्स ओपन से कर लो यूनिवर्सिटी से, उसके बाद जॉब ही नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है, तो उसमें आप में स्पेशल क्या है? अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल अबाउट यू। वो कैसे आएगा? वो तो तभी आएगा ना जब तुम कुछ अलग करके दिखाओगे, तो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब देखो इसके ना एक और चीज आती है कि सीए में जो एंट्रेंस, जैसे आपको इसमें एडमिशन चाहिए, तो पहले कई बार बच्चे बोलते हैं, एक बार ये संयम नहीं बोला था कि अगर बीकॉम ऑनर्स कर लें पहले और फिर सीए करें। स्पेसिफिकली अब ये क्यों पूछा था उसने? क्योंकि कॉलेज लाइफ मिस हो जाएगी। सीए में तो कॉलेज लाइफ है नहीं ना कुछ, आपको सीधा सीए फाउंडेशन में एंटर करके फिर आगे पढ़ाई करनी है घर पे बैठ करके। तो उसका ये क्वेश्चन था कि अगर मैं पहले बीकॉम ऑनर्स कर लूं, मतलब 3 इयर्स में कॉलेज चला जाऊं और उसके बाद सीए स्टार्ट करूं, तो देखो मैंने तो ये किया नहीं, मैंने तो सीधा 12th के बाद ही आई स्टार्टेड सीए करना। ठीक है, मनीषा ने एग्जैक्टली यही करा है। मनीषा ने पहले बीकॉम ऑनर्स करा है कॉलेज से, फिर उसने सीए करा है। तो ये आंसर मनीषा ही दे सकती है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फायदा था, क्या था। All right. So, yes, I am from Hansraj College, and while I was doing my graduation, I started doing my chartered accountancy, like intermediate and everything. So, if I talk about the number of years it took me, so I was almost 18 by the time I did my 12th, and then I enrolled into my college, and by 21 I completed my college. While my college was completed, half of the time I used to prepare for my CA, and I completed my intermediate. I could not join articleship because obviously it is not allowed, and I completed my chartered accountancy till finals by the age of 24. So approximately after 12th standard, it took me around 5 to 6 years to complete my CA along with my BCom honors. And thereafter, I was placed with an MNC, and now I'm doing my own practice. So that now, if I look back, that have I actually gained anything while I did my BCom honors along with my CA? So for me specifically, I wouldn't say it was a win-win. Had it been the other way around, and I would have done my CA straight away, and I, with an assumption that I would have cleared it in one go, just like I did, and uh, and not done my BCom honors. So it is completely it completely depends upon each individual whether they want to do BCom honors or not. But options should be weighed appropriately. So for example, if you think that okay, I'm going to do BCom honors, so but then what are you gaining out of it? Either you want to do an MBA, then that is a different separate league नहीं, द altogether. ओनली थिंग दे आर गेनिंग इज कि कॉलेज जाने को मिलेगा, नए लड़के लड़कियों से मिलने को मिलेगा, और कुछ है ही नहीं इनका। तुम्हें लगता है कि ये बीकॉम ऑनर्स इसलिए करना चाहते हैं कि इसमें ये कोई अपना एकेडमिक बेनिफिट ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ यही है कि कॉलेज जाना है, घूमेंगे फिरेंगे, सिर्फ ये पर्पस होता है, और क्या पर्पस होगा? So honestly, that makes absolute no sense. Considering you are 18, 19 years of age, that might look very fascinating, but actually it is not. You will have to pay a lot for it later on. And
if you do your CA straight away, by 22 you are already a chartered accountant, and in those 3 years which you would have spent doing your BCom honors, you would already reach at such a level wherein you would see that your career has actually started accelerating towards growth and good growth, be it you're in employment or practice or anything related to a chartered accountancy profession, what all options we have. So your career will actually start growing by that time which you would have spent doing your BCom for no reason. You will actually gain nothing out of it. टाइम इज मनी। हाँ, हेमंत ने लिखा है टाइम इज मनी। ऑब्वियसली देखो, अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ में यही है कि सीए के साथ साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि कॉलेज तो देखने को मिलेगा नहीं। मैंने भी यही सोचा था। आई वाज 17 जब मैं 12th पास आउट मैंने की थी और ये स्टार्ट किया था। अब देखो, इसके लिए ना आई डोंट नो कि इसको तुम साइकोलॉजिकली कैसे टैकल करोगे। मेरे लिए तो ऐसा था कि आई हैड अ हॉबी फुटबॉल। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद इतना खास कि मैं कॉलेज गया हूँ या नहीं। मेरे को बस ये था कि सीए के साथ साथ मैं अकेडमी ज्वाइन करूंगा जहाँ पे मैं खेलूंगा। तो मेरे लिए तो कंपनसेट ऐसे हो गया था। दूसरी चीज, मेरे को ये बात तब भी पता थी कि कॉलेज जाने से कोई एकेडमिकली कोई मेरे को फायदा नहीं होगा। ये 3 साल मैं कॉलेज लगाऊंगा। अब मैं सीए, आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई वाज 22, और नॉर्मली सब इतने में बन भी जाते हैं। तो 22 की एज से यू स्टार्ट अर्निंग। पर अगर तुम्हें बीकॉम भी करना है तो 3 इयर्स तो तुम और लगा दोगे ना। अब मैं बोलता हूँ चलो 24 25 में तुमने अपनी सारी पढ़ाई पूरी करी, तो ये तुम देख रहे हो 3 इयर्स का गैप है। 3 इयर्स में तो तुम्हारा करियर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अगर तुम 3 साल पहले से तुम पैसे कमाना शुरू कर रहे हो, और अल्टीमेट मजा ना पैसे कमाने में है। ये कॉलेज वाली चीजें ठीक है, यू डोंट हैव एनी मनी ऑफ योर ओन, पेरेंट्स से ही पैसे लोगे पूरे टाइम। और मुझ में ये चीज स्टार्टिंग से ही थी कि जो मेरे पेरेंट्स के पैसे हैं ना, वो मेरे पैसे नहीं है। ये बिल्कुल दो अलग चीजें। यही एक्चुअली पता है, यूरोपियन माइंडसेट यही होता है। जो भी पेरेंट्स ने अर्न करा है, जैसे आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, वो अपनी 99% वेल्थ डोनेट कर देंगे, वो अपने बच्चों को नहीं दे रहे। यूरोपियंस बहुत रेयरली अपनी इनहेरिटेंस अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, वो नहीं देते। और यही वजह है कि यूरोपियंस हमसे कई मामलों में बहुत आगे हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनने का सोचते हैं। यहाँ पे बच्चा सोच रहा होता है कब पापा की जायदाद मेरे को मिलेगी। यहाँ लड़ाई ये चल रही होती है कि डॉटर को, अभी भी केस आया, डॉटर को फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को ये पता ही होता है कि इसमें हमारा कोई शेयर नहीं है। इसीलिए शायद वो अपनी लाइफ को लेके ज्यादा सीरियस है। हमारे बच्चे तो 25 या 26 में भी, मेरे कई दोस्त हैं स्कूल से ही, वो 28 के हो चुके हैं, आज भी वो अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। वजह, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज सीखी ही नहीं कि उन्होंने खुद से अपनी लाइफ में कुछ करना है। वो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स से ही पैसे लेते हैं पॉकेट मनी के नाम पे, और 28 के होने के बाद भी वो ले रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ऐसी लाइफ में शायद किसी को मजा आता हो। मेरे को तो बहुत छोटी एज से बात बहुत क्लियर थी कि मेरे को अपने पैसे खुद ही कमाने हैं। तो मेरे को इसीलिए ये बीकॉम ऑनर्स की कोई खास वैल्यू मेरे लिए दिखी नहीं। सिर्फ इसलिए कि मेरे को घूमना है फिरना है, वो तो जब मैं पैसे कमाऊंगा। अब नाउ दैट आई अर्न मनी, तुम्हें पता ही होगा कि एवरी 2 months आई गो फॉर अ ट्रेक, आई गो समवेयर। क्या मैं ये कर पाता जब मैं कॉलेज में होता? पहली बात तो मैं पेरेंट्स से पैसे मांगने में ही मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती कि मैं इनसे बार बार पैसे मांगू किस बात के, और शायद मिलते भी ना। सबसे बड़ी बात ही तो ये है कि मांग के मिल जाए, काफी टाइम्स तो तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। तो अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है तो तुम अपने एकेडमिक फ्यूचर को देखते हुए डिसीजंस लो ना। तुम इस चीज को मत, अगर तो आपको बीकॉम ऑनर्स से कोई एकेडमिक बेनिफिट होता है, आपको लगता है इससे मेरा पैकेज बहुत ही ज्यादा लगेगा, जो ये 3 इयर्स के वर्थ है कि मैं इसमें 3 इयर्स इन्वेस्ट करूँ, तो फिर करने चाहिए। पर अगर तुम सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो कि अरे कॉलेज लाइफ देखेंगे, ये घूमेंगे फिरेंगे, तो ये शायद यूल रियलाइज लेटर ऑन कि वो 3 साल, अगर मैं वो पहले सीए कर लेता 3 साल, और फिर मैं वो 3 साल पहले आई वुड हैव स्टार्टेड अर्निंग, तो 3 साल में तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे? 3 साल में तो सैलरी पैकेज में कितना डिफरेंस आ जाएगा? शायद ट्वाइस हो जाए 3 सालों में। आप स्टार्ट कर रहे हो अगर 80,000 से, तो 3 सालों में 160 या उससे भी ऊपर चला जाएगा। और तुम स्टार्ट ही 3 साल लेट करोगे तो तुम अपने बाकी दोस्तों से तो 3 साल पीछे ही रहोगे ना फिर उस चीज में। और पैसों में हमेशा कंपैरिजन होगा, दोस्तों में भी। हर कोई देखेगा कि साथ में हमने स्टार्ट करा था, आज वो क्या अर्न कर रहा है, मैं क्या अर्न कर रहा हूँ। ये सारी चीजें अभी क्यों समझने की हैं? बाद में तो रिग्रेट है ना सिर्फ। अब सपोजिटली आपने बीकॉम ऑनर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद सीए करा, 25 में तुम बन गए सीए। तुम्हारा एक दोस्त था जिसने कॉलेज नहीं किया और वो 22 में सीए बन गया।
25 में तुम क्या अपना पास्ट रिवर्स कर लोगे? उस टाइम पे तो सिर्फ रिग्रेट होगा कि ये मैं 3 साल पीछे हूँ। उस टाइम पे तो सिर्फ यही चीज होगी ना दिमाग में, और क्या होगा? तो इसलिए अभी ये चीज समझनी थोड़ी सी जरूरी है। बोलो लक्ष्य। सर बीकॉम के रेगुलर के साथ साथ नहीं कर सकते सीए? नहीं मनीषा, वो पूछ रहा है कि बीकॉम के साथ साथ सीए नहीं कर सकते रेगुलर में। ओके, सो सीए आप कर सकते हो सिर्फ आईपीसीसी लेवल तक, आई मीन इंटरमीडिएट, जब तक आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज उसमें तो आप सिर्फ एग्जाम्स दे रहे हो, बट डूइंग अ रेगुलर कॉलेज अलोंग विद योर आर्टिकलशिप. So the thing is कि articleship में भी you have to give 8 hours a day and then you're doing college. So ICI doesn't allow the same. So कि college के साथ आप articleship भी करो. So you can do it till IPCC and post your college is completed, you can start with your articleship, which is another 3 years. देखो जो ये स्ट्रक्चर है ना, जैसे आपने सीए इंटर क्लियर किया और जब आपने सीए फाइनल का एग्जाम देना है, इसके बीच में ना आर्टिकलशिप होती है, मतलब ट्रेनिंग, मतलब किसी और सीए के अंडर आपको काम सीखना होता है। ये 3 इयर्स की है। अब अब ट्रेनिंग मतलब आपको जाना होगा ना ऑफिस, तो आप साथ साथ कॉलेज भी जाओगे और ट्रेनिंग पे भी जाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम या तो कॉलेज जाओगे या ट्रेनिंग पे जाओगे। जब तक तुम ये ट्रेनिंग नहीं करोगे 3 इयर्स की, तुम सीए फाइनल नहीं दे सकते। तो आप अभी कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, तो उतना गैप आ गया ना बीच में। जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी तो ही सीए फाइनल दे पाओगे, और इसके बिना तुम दे नहीं सकते। तो फिर दोनों चीजें साथ में हो नहीं सकती, तो एक ही कर सकते हो। सर क्या बीकॉम ऑनर्स करने पे और फिर सीए करने पे एज सच कोई बेनिफिट मिलता है? मनीषा बताएगी उसको बेनिफिट मिला। ओके, सो बेनिफिट्स को हम काफी सारी चीजों में वे कर सकते हैं. बेनिफिट्स करियर वाइज, मनी वाइज, क्या मतलब कि, या नॉलेज वाइज. सो नॉलेज वाइज, my opinion is knowledge wise I don't think it is any much of a value addition. Plus when you are doing CA also, because CA itself it's a very much exhaustive learning, which I don't think any BCom honors would give you, even if you are doing it from SRCC or whatever college. So learning wise I don't think. Then if you say personality, बहुत लोगों को होता है कि अच्छा हम कॉलेज जाएंगे, हम तो ये पर्सनालिटी हमारी बहुत डेवलप हो जाएगी. So I don't very well agree with that, because even if you do CA and then you are doing articleship also, and then maybe you are placed in a very good firm, your personality will automatically grow. And और अगर नहीं होनी होगी वो कॉलेज से भी नहीं होगी, because ultimately the college you go in you will find people like you. कोई करियर एडवांसमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो कॉलेज एज सच आपको कुछ गेन नहीं देगा. बट एक और चीज हम उसमें वे करेंगे. अब where I'll compare MBA with a CA. I'm not very favorable towards MBA or CA either way. It's very unbiased opinion. So when you are doing BCom honors, आफ्टर 12 से यू आर अनेबल टू डिसाइड कि मैं सीए करूं या मैं क्या करूं, मैं आईपी से बीबीए कर लूं. सो उसमें क्या करते हो, यूजुअली किड्स दे एनरोल फॉर ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड मे बी दे क्लियर फॉर आईपी, दे आल्सो क्लियर सीए का भी हो जाता है. तो उसमें अब क्या करते हैं कि कॉलेज, लोगों को अच्छा कॉलेज मिला, सपोज एसआरसीसी मिल गया, हिंदू मिल गया, वो ज्वाइन कर लेते हैं. अब उसमें एडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस कैसे हैं, अब सीए में अगर आप एनरोल हो तो अब सीए की अब सीए बनोगे ये आपको तब पता चलेगा जब 5 साल हो जाएंगे, राइट? सो अब 5 साल के बाद मे बी, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होता है जिसमें इतना एप्टीट्यूड नहीं होता कि वो सीए कर नहीं सकता. मे बी इतना पेशेंस नहीं होता होगा शायद जो क्लियर नहीं कर सकते. मे बी दे आर टेकिंग वन अटेम्प्ट मोर देन द अदर पीपल. सो बट व्हेन यू आर डूइंग बीकॉम एंड देन यू थिंक, मतलब आप बीकॉम का आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मेरे को बीकॉम करनी है. अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, इधर आई कैन गो फॉर एमबीए और सीए, मतलब दीज आर द टू ऑप्शंस. सीएफए एंड एवरीथिंग दैट इज अ सेपरेट थिंग. सो अब फॉर एमबीए यू हैव एन एंट्रेंस, यू क्लियर कैट एंड देन you are in MBA, you know that kind of certainty is not there with CA as such. Now how to decide whether what should I do, कि मैं बिना बीकॉम किए सीए कर लूं या मैं बीकॉम करके फिर मैं सोचूं कि मैं एमबीए करूं या मैं सीए करूं. सो इसमें आई थिंक अब बच्चे कैसे डिसाइड करें, 12th स्टैंडर्ड पर्सन हु इज 17-18 years of age. So I think your 12th marks can be a criteria. Obviously a person has to judge that on his own, a student has to judge it. So see, if you are good at English, you're good at maths and you're good at accounts. So first thing, say if you're not good at accounts and you're good at English and maths,
maybe a safer option would be you go for BCom honors, and thereafter you decide you do CA or you do MBA or whatever other course. Now, if you are good at accountancy and you have maybe gained more than 95% in accounts, and you know all the concepts, and you are well versed with English also and maths, I'd rather say either of English or maths you are good at plus accountancy. It is, and you are also passionate that you know, okay, no, मेरे को तो CA ही करना है, मैं तो यही बनना चाहता हूँ, and you are good at accounts. I think it is best you go for CA. Nobody can stop you from becoming a CA then, right? So I think college का रोल सिर्फ वहीं तक होता है कि अगर आपको कोई सर्टेनिटी चाहिए या आपका कोई करियर पाथ डिफाइंड नहीं है तो एक बैकअप लेके कर लो, ठीक है मैं बीकॉम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा मेरे को पीएचडी करनी है या एमबीए करना है. बट इफ यू गुड एट अकाउंट्स, यू आल्सो हैव अ पैशन ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर सिंसियर, गो फॉर सीए. There should not be any second thought about it. हाँ, और that's the beauty of this profession कि ये करना ही उसको है जो इसके बारे में सिंसियर है. तभी तो मतलब तुम खुद ही ये चीज सोचो ना, अगर हर कोई बनेगा तो क्या वैल्यू रहेगी. तो ऑब्वियसली वो लोग जो क्लियर है और जिनको पता है कि हमें ये करना है उनका हो भी जाएगा. अब पहले से तो कोई नहीं बता सकता ना कि होगा ही होगा, पर ये बिलीव सबसे पहले होना चाहिए कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी. उसके बिना अगर ये डाउट ही पूरे दिन आता रहता है तो फिर तो वो डाउट हर चीज में आएगा. तुम छोटी मोटी चीज कर लो. Right, and which is why we see people who have maybe scored 60%, 65%, 70%, people who have also scored 95, 99% are doing CA. All sorts of people. It just depends on your attitude, your approach, your hard work, how you are taking this course and how sincere you are about it. So it doesn't matter how much marks you have got in 12th standard, doesn't really matter. If you're actually giving it a try, you will get it, I think. और दूसरी चीज, अब आई नो मैं इससे पहले एक पार्टनरशिप में था किसी के साथ और एक दिन ना गलती से मैंने उनकी मार्कशीट्स देख ली 10th और 12th की, और मैं खुद ये देख के हैरान था कितने थे 10th में 52% और कितने थे 12th में 55%. 12th में 55% मार्क्स थे और वो आदमी ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो मेरा सीनियर पार्टनर था. तो देखो वैसे भी 10th 11th 12th ये सारे जितने भी मार्क्स हैं तुम्हें स्कूलिंग में तो रेयरली समझ आता है कि तुम क्या कर रहे हो. तुम प्रोसीजर्स याद कर रहे होते हो अकाउंट्स में, तुम याद कर रहे होते हो डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, क्यों लिख रहे हैं बहुत कम बच्चों को पता होता है. और यही रीजन है, अब जैसे जो अभी ग्रुप में अंकित है ये सीए फाउंडेशन दे भी रहा है. सीए फाउंडेशन में स्टार्टिंग से सारी पढ़ाई क्यों है? जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना सीए फाउंडेशन में, स्टार्टिंग से बेसिक्स, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग टर्म, सब कुछ स्टार्टिंग से सिखाया जाता है. वजह, जब हम सीए किसी को स्टार्ट कराते हैं हम ये मानते ही हैं कि ये 11th 12th में मोस्टली रट के ही आया है, ये याद करके आया है. कितने सारे बच्चे हैं जिन्हें सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल याद है, उन्हें कभी समझ नहीं आई कि सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग होता क्यों है, उन्हें याद हो जाती है चीज. सीए देखो ऐसे केसेस में क्लियर करना मुश्किल हो जाता है जहां आप कोशिश करो कि मैं मेमोरी से पेपर पास कर लूंगा, वो नहीं बस चलता सीए में. सीए में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा. तुम्हें एग्जामिनेशन जब तुम दे रहे हो उस टाइम पे दिमाग चलाना होगा कि इसको करूं कैसे मैं. सीए में रट्टा नहीं चलता, बेसिक पॉइंट यही है. स्कूल में सिर्फ रट्टा चलता है, बस सिस्टम यही बदलता है एक सीए में आने के बाद. स्कूल तो सारा ही रट्टा है, तुम जितनी पढ़ाई याद कर रहे हो वो मेमोरी बेस्ड है, तुम याद कर लेते हो चीज. अगर मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा जो अर्चित ने ही पूछा था क्लास में, जो दूसरे ग्रुप वाले हैं वो इसके बारे में सोचना. जितनी भी इनकम्स होती हैं वो कैपिटल में ऐड होती हैं, कोई भी इनकम हुई वो कैपिटल को बढ़ा देती है. एक इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इनकम होती है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आप कैपिटल के डेबिट में लिखते हो या क्रेडिट में लिखते हो? ये आप कैपिटल के डेबिट में लिखते हो. ये एक इनकम है, तो तुम इस इनकम को कैपिटल से माइनस क्यों कर रहे हो? अब पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हें इसका आंसर पता है या नहीं पता है, ये मैटर नहीं करता. हम सारी इनकम्स को कैपिटल में ऐड करते हैं ना, इस इनकम को कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. पॉइंट ये है, तुम्हें इसका आंसर स्कूलिंग लेवल पे तो यार कौन ही दे सकता है. स्कूल टीचर तो खुद पढ़ाने से पहले बुक खोल के याद कर रही होती है कि जैसे ऐसे पढ़ाना है, तो क्योंकि उनको अकाउंटिंग कभी नहीं समझ आई, कभी भी नहीं आई. ये हमें पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जब हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया याद करके बैठी है कि ये डेबिट में लिखो ये क्रेडिट में लिखो, उनको रीजन नहीं पता चलते कभी भी. यही चीज तुम्हें सीए में सिखाई जाती है कि हर चीज को याद नहीं करना है, समझना है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है.
बस एक ये फर्क आता है। तो स्कूल में शायद किसी किसी को अकाउंटिंग बोरिंग लगती है, रीजन उसे पढ़ाई ऐसे जा रही है, उसको सिखाया जा रहा है, उसको रियल लाइफ से इसका कोई पर्पस ही नहीं समझ आ रहा, उसको लग रहा है यार ये भी तो रट्टा ही है कि इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। गाड़ी एसेट है पर रेंट एक्सपेंस है, पैसे तो दोनों में खर्च हुए हैं, तो एक एसेट और एक एक्सपेंस क्यों है, उसको कभी ये बात समझ ही नहीं आई, उसने बस याद किया हुआ है। ये चीजें सीए में सिखाई जाती हैं एक्चुअली कि ये क्यों ये बना है, ये कैसे रियल लाइफ से एसोसिएटेड है, ये बैलेंस शीट और पी एंड एल के बेस पे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दुनिया में, तो ऑब्वियसली कुछ तो मतलब होगा ना इन चीजों का, कुछ तो कनेक्शन होगा रियल लाइफ से। तो जब तुम सीए में पढ़ते हो तो कईयों को तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि ये कैसे रियल लाइफ से एसोसिएटेड है। तुम जितना इसको समझोगे उतना ही फ्यूचर में आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको अच्छा ऑडिटर बनना है या अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो तुम्हें टैक्स याद नहीं होना चाहिए, तुम्हें टैक्स समझ में आना चाहिए। तुम्हें अकाउंटिंग याद नहीं होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तभी तो तुम इन प्रोफेशंस में आगे बढ़ोगे। और सीए छोड़ दो, अपनी लाइफ में तुम्हें कोई भी चीज करनी है ना तो यू हैव टू बी गुड इन दैट स्किल। तो तुम्हें बस अपनी लाइफ में किसी भी प्रोफेशन को ऐसे ही देखना है कि क्या ये स्किल आपको अच्छे से समझ आता है, आपको लगता है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। तो पैसे अपने आप फॉलो करते हैं, अपना प्रोफेशन पैसे देख के चूज मत करो, अपना स्किल देख करके चूज करो। अगर आप ऑडिटिंग, अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हो ना तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीए में। पैसे तो अपने आप उसके बाद फॉलो करेंगे ही ना, जब तुम्हारा काम अच्छा है ऑब्वियसली धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे अकाउंटिंग कराने, ऑडिटिंग कराने, उसकी फीस भी मिलेगी तुम्हें, तो पैसे तो तुम्हें मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो ऑब्वियसली आपका प्रमोशन बाकियों से जल्दी होगा, क्योंकि आप में वो अकाउंटिंग का स्किल बाकियों से ज्यादा है। तो मेजर चीज यही है कि सीए में फोकस ही सारा ये होता है कि हमें चीज समझ में आए और वो स्किल अच्छे से डेवलप हो। मुश्किल तो जो रट्टा मारता है उसके लिए तो हर चीज मुश्किल है, वो तो बोलेगा ही मुश्किल है, उसको कभी समझ, उसको सी वो 14, मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ बच्चे हैं जो 6 आवर्स में क्लियर करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो 14 में भी क्लियर नहीं करते। अब इसका रीजन सुन लो। ये बच्चा ना 6 घंटे में बात समझ जाता है, इसको समझ आ जाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं वो क्यों कर रहा हूँ। ये वाला जो बच्चा है ना, ये इसको पता है 14 घंटे क्यों लग रहे हैं, ये याद करने की कोशिश कर रहा है। याद तो तुम 24 आवर्स करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद तो जितना मर्जी करो तुम, ठीक है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी अकाउंटिंग से रिलेटेड पूछ सकता हूँ, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड, पर वो सीबीएसई कभी नहीं पूछेगा और तुम उसके आंसर दे भी नहीं पाओगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो मैंने अपने बैच से बहुत टाइम पहले पूछ रखा है पर वो बता नहीं पाए। दूसरे बैच से कौन है? महक है, मानव है, यही है ना अभी। महक, एक चीज सोचना आप, 11th में आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ये याद है आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? महक, आपको याद है ये? चलो छोड़ो, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बोलता है ना कि किसी भी एसेट को हम हमेशा उसकी कॉस्ट पे रखेंगे, उसको कभी नहीं बदलेंगे। 11th क्लास ने भी ये अभी अभी पढ़ा होगा, जो आपने जिस पे खरीदा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखो उसको, ठीक है। अब आपने 12th में पढ़ा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन है वो खुद ही एसेट्स को रीवैल्यू करा रहा होता है, वो बोलता है लैंड की वैल्यू बढ़ा दो 50,000 से। 11th में तुम्हें पढ़ाया है कि एसेट्स की वैल्यू कभी मत चेंज करो, जो 12th में क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि लैंड की वैल्यू 50,000 से बढ़ा दो, स्टॉक की वैल्यू 30,000 से बढ़ा दो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कॉन्ट्रडिक्शन है? ये कैसे हो सकता है? 11th में सिखाया जाता है कभी नहीं बदलेंगे, केस स्टडीज आती हैं, और फिर 12th में सिखाया जाता है, सिखाया क्या जाता है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि लैंड की वैल्यू बढ़ा दो। तो ये कैसे पॉसिबल है? और पॉइंट ये नहीं है कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं, वो तुम्हें आ नहीं सकता, ऑब्वियसली किसी को तुम्हें सिखाना पड़ेगा ना, तुम खुद से कैसे सोच लोगे? तुम खुद से बैठे बैठे थोड़ी ना इमेजिन कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है। पॉइंट सारा ये है, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 11th में जो पढ़ाया जा रहा है और 12th में जो पढ़ाया जा रहा है दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। आंसर देना ऑब्वियसली टीचर का काम है, पर क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी, अभी स्कूलिंग लेवल पे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ हद तक टीएस ग्रेवाल या एनसीईआरटी ने ही गलत लिखी हुई हैं, तुम्हें वो पढ़ाई जा रही हैं। अगर तुम सोचोगे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सीए बहुत इजी हो जाता है जिस दिन आप सोचना शुरू करते हो, जब तक तुम याद कर रहे हो तब तक तो फिर बीकॉम ऑनर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी ऐसी पढ़ाई है, कोई दिमाग नहीं लगता उसमें। बीकॉम ऑनर्स मैंने करा है, ओपन से मनीषा ने करा है, वो भी फॉर्मेट हायर परचेज में इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, क्यों लिख रहे हैं पता ही नहीं होता लोगों को, बस लिख करके पास हो जाते हैं। सीए ऐसे कभी नहीं हो सकता, जिंदगी भर सीए ऐसे नहीं हो पाएगा।
तुम्हें जब तक चीज समझ नहीं आई है कि कौन सी चीज डेबिट में क्यों जा रही है, क्रेडिट में क्यों जा रही है, आप सीए नहीं कर पाओगे। रीजन यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो क्या मेमोरी का क्या रोल रह जाता है? मेमोरी तो तब तक काम करती है ना जब तक देखा हुआ क्वेश्चन आ रहा हो, तो तुम मेमोरी के बेस पे फिर से आंसर लिख दोगे। जब क्वेश्चन ही ऐसा दिखेगा एग्जाम में जो कभी देखा ही नहीं होगा, तो वहां पे तो सिर्फ दिमाग और आपका नॉलेज ही आएगा ना पुट टू यूज। तो बस सिर्फ ये चीज है सीए की, 6 घंटे क्या 4 घंटे रोज पढ़ लेते हैं तो भी पास हो जाता है, बस चीज समझ आ रही हो। देयर इज मेमोरी का रोल खत्म हो जाएगा काफी। ठीक है, अब किसी का कुछ और डाउट, कोई कुछ जानना चाहता है? एक क्वेश्चन आया था तन्वी का मैथ्स का कि सर इज मैथ्स इंपॉर्टेंट। देखो मैथ्स सिर्फ एंट्रेंस में है, इसका जो सीए फाउंडेशन है ना उसमें है, और जो भी बच्चे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से इसे ज्वाइन करते हैं। पर देखो मैथ्स सब में है, मैथ्स आईपी के एंट्रेंस में भी है, मैथ्स डीयू जैट में भी है, मैथ्स हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करो, मैथ्स तो, पर वो सिर्फ इसके एंट्रेंस में है। मैथ्स आपको सिर्फ यहाँ तक दिखेगा सीए फाउंडेशन में, इसके आगे कहीं मैथ्स नहीं है। बेसिक प्लस माइनस है, वो तो कैलकुलेटर्स अलाउड है, वो तो उस पे कर लोगे। कोडिंग, कोडिंग नहीं संयम, कोडिंग नहीं, कोडिंग का सीए से क्या लेना देना है? कोडिंग नहीं, वो कोडिंग डी कोडिंग, इसमें लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट है एंट्रेंस में, उसमें थोड़ा सा आएगा, उसके बाद नहीं है। और क्या पूछना है? अब तुम्हें डाउट ही नहीं आता मेरे को ये भी। सर सीए इंटरमीडिएट तक कॉलेज के कितने साल हो गए होते हैं अगर आप साथ साथ कर रहे होगे तो? मतलब जिस टाइम पे आर्टिकलशिप आपको करनी है उस टाइम पे आप कितने कॉलेज के साल रह गए हो? मनीषा वो पूछ रहा है कि अगर आप कॉलेज कर रहे हो और मतलब कितना गैप आ जाएगा। राइट, सो एज आई सेड कि कॉलेज के बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। सो सपोज आपने अपना फाउंडेशन कर लिया, 9 मंथ्स बाद जो आप आईपीसीसी कर सकते हो आपने वो कर लिया कॉलेज के साथ, एंड विच इज ऑल्सो स्ट्रगल, चलो ओके। बट आपके जब 3 साल कॉलेज के खत्म हो जाएंगे उसी के बाद आप 3 साल की आर्टिकलशिप कर सकते हो, तो ऑल इन ऑल ये 6 years हो गए आपके। ये 2 Right? इयर्स का गैप आ गया ना यहाँ लक्ष्य। ये देखो 2 यहाँ तक years. तुम्हारा फर्स्ट ईयर कॉलेज का हो गया, यहाँ तक तो फर्स्ट ईयर साथ साथ ही हो गया। पर अब तुम जब तक 2 साल और कॉलेज के खत्म नहीं करोगे तब तक तुम आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट कर सकते, तो 2 साल का गैप आ जाएगा फिर। तो जहां आप सीए कर लेते 4.5 years में, अब वही 6.5 years में पूरी होगी। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। और कुछ पूछना है किसी को? कुछ और डाउट है? मैं पाइथन की बात नहीं, संयम इसमें पाइथन या जावा का क्या लेना देना, ये फाइनेंशियल फील्ड है, हमें क्या करना है आईपी की कोडिंग से, इसमें नहीं है, इसमें कोडिंग वगैरह कोई सब्जेक्ट सर नहीं है। आर्टिकलशिप में सैलरी क्या होती है? आर्टिकलशिप में सैलरी नहीं होती। आर्टिकलशिप स्लेवरी का दूसरा नाम है। आर्टिकलशिप तो यार तुम ट्रेनी हो ना, ट्रेनी को क्या मिलता है? छोटी सीए फर्म होगी तो 3000 4000 5000 पर मंथ, और मनीषा बड़ी फर्म से करके आई है तो वहाँ क्या मिलता है? वहाँ इनिशियली फर्स्ट ईयर दे गिव यू 8000 9000 मे बी 10, now the packages are हाँ revised. अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया। By the end of third year you are almost paid 30,000 32,000 तो ये यू आर गेटिंग दिस एज अ ट्रेनी, ये as बीकॉम a ऑनर्स trainee. ग्रेजुएट्स को नहीं मिल रहा जो सीए ट्रेनी को थर्ड ईयर में मिलने लग जाता है। Right, right, correct. But Okay. this I'm talking about big fours, Ernst & Young, Deloitte, ये whatever. बिग Yeah, फोर ही है। big देखो अब वो पूछ रहा है बिग फोर क्या होता है। बिग फोर ना बेसिकली जो टॉप 4 सीए फर्म्स हैं वो हैं, उनको साथ में बोला जाता है बिग फोर। four. अब And now इनके it's नाम, Big 10. आप तो Big बिग 10. वो पता नहीं क्या कितने कितने हो गए हैं। तो बिग फोर फिर तो बेसिकली कौन कौन सी फॉर्म्स आती है? नाम यस नाम। EY है, डेलॉयट है, KPMG है और PwC है, ये 4 हैं, और ये चारों इंडियन नहीं है। हमारा भाई टॉप किसी भी दुनिया में किसी भी चीज में कुछ नहीं आता, ये सारी बाहर की है, वो इंडिया में आके काम कर रही हैं, सारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये बिग फोर फर्म्स हैं जो पूरी वर्ल्ड में ही ऑलमोस्ट बिग फोर हैं। तो यहाँ ही बेसिकली बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और बहुत कुछ है, छोटी फर्म्स में भी है, पर यहाँ का बेसिकली क्योंकि ये MNCs है ना, इन अ वे बाहर से आई हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और जो इनका जितने क्लाइंट्स हैं बाहर भी जाने को मिलता है, ये सब है। मनीषा यहीं से, मनीषा कहाँ से की थी आर्टिकलशिप? KPMG या PwC? No. I've done my Yeah. articles from Ernst & Young in statutory audit and
post qualification I was with KPMG into tax. हाँ, तो मनीषा की पूरी जिंदगी बिग फोर्स में ही गुजरी है, आर्टिकलशिप भी और फिर जॉब भी वहीं पे थी। तो वर्किंग कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अलग है वहाँ का, बाकी तो लाला कंपनीज हैं। सीए बनने के बाद हम फॉरेन में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? देखो, सीधा इंडियन सीए बनने के बाद तो इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है। अब जैसे तुम्हें यूएस जाना है तो तुम्हें वहां का सीपीए भी फिर करना होगा, पर फिर ना छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा करना होगा। अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बहुत सारी कंट्रीज में फिर एग्जाम्स में एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो तुम वहां जाओ, उनका जितना बचा हुआ, जो जितने बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम दो, आप वहां के भी सीए बन जाते हैं और उसके बाद तुम वहां जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर एक डाउट है सर, एक क्वेश्चन था कि अगर हमें सारे ये 12th के कॉन्सेप्ट्स वगैरह अकाउंट के सब समझ आ जाते हैं और क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व हो जाते हैं सब आराम से, बट इंटरेस्ट नहीं आता अकाउंट्स में, तो करनी चाहिए सीए, मतलब सैलरी वगैरह देख के? सब कुछ सॉल्व हो रहा है पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा ये कैसे होता है? मतलब इंटरेस्ट तो उसमें नहीं आता ना जो समझ ना आ रहा हो, जब सब हो रहा है तो इंटरेस्ट कैसे नहीं आ रहा? नहीं सर, मजबूरी भी होती है ना। मजबूर अब इसमें क्या बोलूं मैं? अच्छा, so can I help? हाँ हाँ। या सो मतलब कि ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप और क्या करना चाहते हो? ठीक है, सीए अगर, चलो अभी के लिए हम छोड़ते हैं कि सीए नहीं, चलो अब और क्या इसके अलावा, व्हाट नेक्स्ट? आई एम इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी और एथिकल एक्टिविटी। ये भाई कॉमर्स लेके क्यों बैठा है फिर भाई? That's nothing related to commerce. I thought maybe anything in commerce you want to do. मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता है या दूर दूर से अच्छा लगता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लाइट जल रही है तो बिल्डिंग अच्छी लग रही है? तुम्हें उसके बारे में कुछ इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, ये भी तब पता चलेगा जब तुम वो पढ़ना शुरू करोगे। दूर से तो हर चीज, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर से तो हर चीज हमेशा अच्छी लगती है। उसके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज है अमन? तुमने वो किया है इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है, या नाम बड़े फैंसी से हैं साइबर सिक्योरिटी तो तुम्हें लगता है वाह अच्छी चीज है? नो सर, इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में, तो इसलिए। फ्यूचर तो यार हर चीज का अच्छा है, फ्यूचर तो किसका बुरा है? Aman, one more thing like that I'll tell you. Even अगर आप सीए भी कर लेते हो तो नाउ अब अगर आप देखोगे तो फोरेंसिक ऑडिट, देन जितने भी फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस and the DISA CISA courses now. CISA is a US based course which is into cyber security for financial accounts, right? So maybe that can be one avenue for you if you go by the CA route. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी, जैसे मैंने जो बाहर काम किया है वो कुछ हद तक फ्रॉड डिटेक्शन ही था, तो मोस्टली अब जो फ्रॉड डिटेक्शन है वो ऐसा थोड़ी है कि पेपर पे पेपर चेक कर रहे होते हैं, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड। आपको कंप्यूटर से ही चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है क्लाइंट का डेटा चोरी तो नहीं हुआ, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि इसका डेटा चोरी हो रहा है या नहीं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड में भी ये रोल तो आता ही है, जब तुम ऑडिट करते हो तो ये सारी चीजें आती हैं, तुम फ्रॉड्स डिटेक्ट करते हो। अब जैसे सुशांत जी का अभी जो केस चल रहा है जो मीडिया ने पागल बनाया हुआ है, तुम नहीं देखते कि हर दूसरे दिन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठाया होता है उन्होंने कि उनके फाइनेंशियल अकाउंटेंट, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो किसी और से क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी ये चीज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चेक करेगा ना। वो ऑडिट भी एक सीए फर्म है ग्रांट थॉर्ंटन, उसको मिल रखा है, वो लोग कर रहे हैं। तो जितने ऑडिट्स हैं फ्रॉड से रिलेटेड वो अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैंडल करते हैं। So अमन, I'd rather say कि अब ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिर्फ हम अकाउंटेंसी तक उसको लिमिट रखें, हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब उसमें भी हम एक्सपर्टीज का, अब nowadays in fact from the last decade I'd say expertise is what pays you off well. So expertise में बहुत सारे एरियाज हैं। अब फॉर एग्जांपल I'll tell you there are many firms जो सिर्फ रेड के केसेस करती हैं and they do nothing else. कुछ फर्म्स हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स करते हैं, कुछ होते हैं जो ये जो आप साइबर वाला बोल रहे हो FAFD जैसे कोर्सेज होते हैं, या डीसा सीसा क्वालिफिकेशन से सिर्फ कंपनी के बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उनके कंप्यूटर्स पे उसके चेक करते हैं। अब वो अगर आप सीए नहीं करते हो, लेट्स से अगर आप अदरवाइज कंप्यूटर्स के किसी कोर्स से आप वो चीज सीख लेते हो, बट आप उससे बुक्स कैसे चेक करोगे जब तक आपको अकाउंटिंग और सीए वाली नॉलेज नहीं होती?
राइट। सो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, मे बी आप थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करो कि सीए करके भी आप इस लाइन में कैसे जा सकते हो जो ये साइबर और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, बिकॉज देयर आर मेनी फील्ड्स नाउअडेज एंड इट इज इनटू अ बिग बूम नाउ इंटरनेशनली। हर दूसरे दिन तो हमारे पॉलिटिशियंस कोई ना कोई फ्रॉड करके बैठे हैं, कोई कंपनी कुछ फ्रॉड, कोई कभी माल्या साहब पैसे लेके भाग जाते हैं, कभी कोई और पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड हर चीज सीए क्यों करता है? कोई और बैलेंस शीट और P&L समझ ही नहीं सकता ना। मैं तुम्हें दिखा भी दूं तो तुम क्या करोगे उसका? तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या, इसमें क्या गलती है, क्या ठीक है, तुम कैसे चेक करोगे? तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए ना। तो जब तक तुम्हें वो नॉलेज ही नहीं है, तुम बैलेंस शीट का करोगे क्या? तुम्हारे लिए तो पेपर है, तुम प्लेन बना के उड़ाओ उसे, और कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। तो ये सारी इसकी चीजें हैं हमारी। और जिनको बिजनेसमैन बनने का बड़ा शौक है कि हमें बिजनेसमैन बनना है, तो इसमें भी वो अपॉर्चुनिटी है। तुम सीए बन गए, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, वो अपने बिजनेस से कम है? क्लाइंट्स को अप्रोच करना, अब मतलब उनका ऑडिट वो तुम्हें दें, उन्हें ये मनाना, ये भी तो एक बिजनेस ही है एक तरीके से। और इन्वेस्टमेंट। हाँ, और अगर अब आप जितने टॉप बिजनेसमैन हैं तुम देखोगे, उनकी कंपनीज कौन चला रहे हैं? मेजरली सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही चला रहे हैं, या कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं जो खुद जो स्टॉक ट्रेडिंग में है। राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के जिनको वॉरेन बफेट बोला जाता है, वो कौन है? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कुमार मंगलम बिरला, वो कौन है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो उसका रीजन क्या है? जब तक आप सीए बनते हो, आप इतने लॉस के बारे में पढ़ चुके होते हो, इतनी चीजों के बारे में पढ़ चुके होते हो कि तुम्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये संयम क्या लिख रहा है सर? 3 इयर्स का गैप होता है लास्ट एंड सेकंड पेपर में, तो हम 3 इयर्स के गैप को और कम कर सकते हैं? नहीं संयम, ये 3 इयर्स का गैप रहेगा, तुम इसको कम नहीं कर सकते। ये लास्ट में 3 इयर्स का गैप है ही है, ठीक है? उसको लग रहा है मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं 1 साल में ही पढ़ के पेपर दे दूंगा। ये तुम्हारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करता वो 3 इयर्स का गैप, क्योंकि आर्टिकलशिप है ना, ट्रेनिंग है 3 इयर्स की, वो कंप्लीट नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं दे सकते। बोलो सर लक्ष्य। ये पूरे 3 साल पढ़ना पड़ता है फाइनल के लिए? देखो 3 साल तुम्हें आर्टिकलशिप पे भी जाना है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है और तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, सिर्फ एक चीज नहीं करनी ना। ऑफिस का काम तो अलग होगा, वो तो तुम्हें सिखाया जा रहा है ऑफिस में कि ये करो वो करो, और जो पढ़ाई है वो तो अलग होगी। तो मैंने जैसे लास्ट ईयर में पढ़ाई शुरू की थी, मैंने 2 साल मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे गया और लास्ट ईयर पढ़ाई करी। कई बच्चे 3 साल स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तो अभी थोड़ी दूर की बात है, पर ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें जैसे लगता है तुम कवर कर सकते हो वैसे। एक हमारे बीच में एक बच्चा है हेमंत, ये तो सब कुछ छोड़ चुका है, अब ये क्या करना चाहता है? ये बिजनेसमैन बनना चाहता है। हेमंत क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, बताओ, ये तुम्हारा सीनियर है। सिर्फ बिजनेस नहीं, अभी मतलब मैं एकदम से बिजनेस में नहीं जा रहा, कुछ और सोचा है। बट प्लान्स ना इस टाइम पे ना चेंज होते रहते। पहले किसी को लगता है, मतलब जैसे अभी मैं किसी बच्चे की बातें सुन रहा था कि साइबर सिक्योरिटी ये वो, मतलब इस टाइम ना चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये वाली एज एक ऐसी है, मतलब जब तक तुम चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है नहीं है। तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे कि हाँ यार मेरे को इसमें जाना है नहीं जाना है। तो इस एज में तुम चीजों को एक्सप्लोर करो, तुम ये देखो कि चीजें काम कैसे करती हैं। अगर तुम्हारे पापा या तुम्हारे रिलेटिव्स में कोई भी बिजनेसमैन है उसके पास जाके बैठो, कोई सीए है उसके साथ जाके बैठो, लॉयर के साथ जाके मीटिंग करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर चीजें काम कैसे करती हैं। क्योंकि अभी तो तुम वही मतलब सोच रहे हो, वैसी सोच रहे हो जैसे मतलब दुनिया तुम्हें दिखा रही है। बट तुम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, चीजों को एक्सप्लोर करो, तो मजा आता है फिर लाइफ जीने में भी। वही अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हारी लाइफ का ऑनर्स तो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही है। बाद में तुम कभी भी ये नहीं बोल सकते, मतलब तुम बोल सकते हो कि मैंने उसकी वजह से गलत डिसीजन ले लिया या उसकी वजह से गलत, पर कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हारी लाइफ के ना। तुमने किसी और की वजह से कुछ गलत कर भी दिया तो यू विल हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस, वो तो चला गया ना, उसका क्या फायदा। तो और दूसरी चीज देखो, जितने भी बच्चे, एक ये बिजनेस का कीड़ा ना हर इंसान में होता है कि बिजनेस, क्योंकि सबको ये लगता है कि किसी कोई बहुत सक्सेसफुल बन गए तो हम भी बन जाएंगे। अब एक चीज देखो, आपको बिजनेस करना है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब तुम शुरू करोगे। अभी तो तुम्हें प्रॉब्लम्स ही नहीं पता ना कि क्या क्या आएंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम कैपिटल की, पैसे कहाँ से लाओगे? पेरेंट्स से लोगे? ऐसे बिजनेसेस तो चल चुके। जब पैसे किसी और से लेकर के बिजनेस किया जाता है ना, तो मेरी ओपिनियन में
उन पैसों की उतनी वैल्यू ही नहीं है। तुम डिसीजंस बेवकूफी वाले लोगे क्योंकि वो पैसा तुमने कभी नहीं कमाया, तुम खर्च करने से पहले सोचोगे ही नहीं। जब तुम खुद कमा के बिजनेस शुरू करोगे ना, उस दिन आप एक्चुअली बहुत ध्यान से और संभल करके डिसीजंस लोगे। और दूसरी चीज, आप लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे जब मनीषा और मैं भी स्कूल में थे, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, मेरे पास तो कोई नोकिया का गंदा सा टॉर्च वाला फोन था। अब पता है पॉइंट ये है, अब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, पर वो रिसोर्स आपको ठीक से यूज करना है या नहीं, ये चॉइस भी तुम्हारी है। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे तो 500 तरह की सीरीज है, आपको क्या देखना है ये आपको डिसाइड करना है। तुम मुझे बताओगे नेटफ्लिक्स पे मैकडोनल्ड्स के ओनर्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम क्या है, किसी को पता है? फाउंडर। द फाउंडर। द फाउंडर किसने देखी है? एक रॉक सर मैंने मैंने देखी है। मैंने अच्छी बात है। तो ये सब चीजें देखोगे तो थोड़ा सा फायदा है। फेसबुक पे जो मूवी है, जो फेसबुक कैसे बना, उसका क्या नाम है? द सोशल सर नेटवर्क। फॉलो रिक्वेस्ट नहीं, द सोशल नेटवर्क। तो इन सब की ना पहले स्टोरीज देखो, जिनको तुम फॉलो करते हो ना, फॉलो करना तो हर कोई फॉलो कर सकता है, नो बिग डील। उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करी, कितने सालों के बाद उन्हें सक्सेस मिली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ की यही है, उन्हें लगता है बिजनेस शुरू करते ही अगले दिन कुछ हो जाएगा बड़ा, ऐसा नहीं होता। 5-5 6-6 10 साल लोग लॉस में रहते हैं, कुछ नहीं होता इतने टाइम तक। और उतनी पेशेंस और परसिवरेंस तो चाहिए। और ये तो तुम तभी पता तो तब चलेगा ना जब या तो तुम उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, वो तो पेशेंस है नहीं, बुक बुक पढ़ने का तो पेशेंस खत्म है। तो मूवीज जो बनी है, सोशल नेटवर्क देखो, द फाउंडर देखो, एक है मेन हु बिल्ट अमेरिका, वो हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। वो ये सब जब तुम देखोगे तब डिसाइड करना कि बिजनेस के लायक तुम हो या नहीं। दूर से तो यार सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ सीए से रिलेटेड और क्या पूछना है। मनीषा, क्लोजिंग जो भी आप देना चाहें, क्या बोलना चाहोगे इनको सीए के बारे में, करना चाहिए नहीं करना, क्या है? सीए अगर आपको लग रहा है कि मैं हूँ हार्ड वर्किंग, मैं मेहनत भी कर सकता हूँ और मैं बनना भी चाहता हूँ, या अगर आपको है कि मेरे को बिजनेस करना है पर मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, तो एक बार सोचो सीए के बारे में। क्योंकि सीए करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो ट्विन बेनिफिट है। एक तो जो आप 3 साल की आर्टिकलशिप करते हो वो आपकी एक ट्रेनिंग है कि बिजनेस कैसे रन होता है। मैं बिग फोर की बात नहीं कर रही, पर अगर आप बिग फोर में थोड़ा स्पेशलाइजेशन अलग है, वहां पे आप बिजनेस कैसे रन होता है वो नहीं पता लगा सकते, बट जो मीडियोकर फर्म्स होती हैं उसमें बिजनेस कैसे रन होता है वो आप पता लगा सकते हो। अब क्योंकि 3 साल के आपको अपने क्लाइंट्स के पास भेजेंगे ना, वो जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं वो सब तो बिजनेसेस ही हैं। तो तुम वहां जाकर के फैक्ट्रीज विजिट करोगे, तुम देखोगे फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है, कैसे क्या चीज लाई जाती है, क्या होता है, तो ऑब्वियसली तब तुम्हें आइडिया मिलेगा ना कि बिजनेस चलता कैसे है। तो वहां पे आप दोनों चीजों के बारे में सीख सकते हो। एक तो बिजनेसेस कैसे रन होते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक सीए प्रैक्टिस कैसे रन होती है। तो आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो और साइड बाय साइड आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आपकी सीए भी हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 3 इयर्स। उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि मैं जॉब करूं या मैं सीए प्रैक्टिस करूं या मैं अपना बिजनेस करूं, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। So these are maybe 3 options, career options available once you are into CA. एंड देयर आर पीपल हु, जो लोग बीच में सीए छोड़ देते हैं पर उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, नाउ दे आर वेल पेड, मे बी मोर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जस्ट बिकॉज उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो अब जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीए के बाद सिर्फ जॉब ही होगा, क्योंकि जॉब आपके लिए है या नहीं ये तो जब जॉब करोगे तभी पता चलेगा। और अल्टीमेटली जॉब से लोग सूनर और लेटर थोड़ा परेशान हो ही जाते हैं। मैंने जॉब से स्टार्ट किया, मनीषा ने जॉब से स्टार्ट किया, आज हम दोनों ने जॉब छोड़ दिया है। तो वो पर तुम्हें लगता है कोई और प्रोफेशन आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा, तुम में इतना कॉन्फिडेंस कभी होगा बीबीए करने के बाद कि तुम जॉब छोड़ दोगे किसी दिन? कभी नहीं हो सकता ये। क्योंकि बीबीए छोड़ दिया तो अल्टरनेटिव फिर क्या है तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे? पर जब तुम सीए हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जॉब नहीं भी कर रहे तो तुम उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तुम उसके बाद कुछ और बिजनेस का डिसीजन ले सकते हो। और अगर परेशान हो गए ना तो वापस से जॉब ज्वाइन कर लेना, वो भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। पर बाकी कॉमर्स फील्ड्स में ये फ्रीडम नहीं मिल सकता तुम्हें, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीए आपको इस चीज में कंप्लीट फ्रीडम देता है, आप कुछ भी कर सकते हो सूनर और लेटर। पर डिसीजन थोड़ा सा बोल्ड है कंपेयर टू अदर थिंग्स। पर अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अगेन बोल्ड डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे ना। तुम हर्ड मेंटालिटी में चलोगे, भेड़ बकरियां कैसे चलती हैं, जहाँ एक चलती है वहां बाकी भी चल देती हैं, तो ये है तो सारी भेड़ बकरियां ही ना। अब तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें शीप बनना है तो वो भी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें कुछ और बनना है तो वो भी तुम्हारी चॉइस है। ये तो अब तुम पे डिपेंड करता है।
तो तुमने क्या सोच के जॉब छोड़ी थी, मतलब व्हाट मैंने डिसीजन, हाउ? मैंने ये सोच करके जॉब छोड़ी थी कि देखो दो चीजें थी। पहले तो मेरे पापा का अपना काम था, और बाय द वे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम आज से 2 साल पहले मुझसे पूछते ना कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, तो मैं कुछ भी बोलता, पढ़ाना तो मैं कभी भी नहीं बोलता। बट मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि आई वॉज वेरी वेल पेड। मैं शायद वो सैलरी मुझे मिल रही थी जो लोगों को अपने करियर में 10 साल के बाद भी नहीं मिलती। बट पॉइंट बस यही था कि मुझे एक टाइम पे ऐसे लगने लग गया कि मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं अपना खुद से काम कर सकता हूँ। देखो, कंपनी आपको उतने पैसे देगी, तुम कंपनी को जब 1 करोड़ कमा के देते हो ना, तो वो तुम्हें 20 लाख का पैकेज देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी को 10 लाख कमा के दे रहे हो और तुम्हें सैलरी 20 लाख मिल रही है। आप कंपनी को ज्यादा का फायदा कराते हो तो कंपनी आपको उसका कुछ पार्ट सैलरी की फॉर्म में दे देती है। दूसरी बात, जैसे मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, थोड़ा फ्रीडम लिमिट हो जाता है, आपको उतनी छुट्टी कभी नहीं मिल सकती। अब जैसे मेरे अपने क्या शौक है कि मेरे को जाना है ट्रैक पे हर 2 मंथ्स में, आपको लगता है कंपनी हर 2 महीने तुम्हें छुट्टी देगी? जितने मेरे दोस्त जो ट्रैक्स पे जाते हैं और जो जॉब में है, वो 6 मंथ के बाद ही प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो फ्रीडम लिमिटेड है, ये सब लिमिटेड है। कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं जॉब में, जहाँ तुम्हें ये दिमाग में, मेरे को आता था कि यार क्या फायदा किसी और के लिए काम करना, जितने भी पैसे हो, इससे ज्यादा सूनर और लेटर अपनी लाइफ में खुद से कमा लेंगे। तो बस। और मनीषा का क्या था, वो मनीषा बताएगी। मनीषा, आपने क्यों जॉब छोड़ी अपनी? मेरे तो 2-3 रीजन थे। वन, मेरी जॉब गुड़गांव थी, मैं मतलब डेली आई डिड इट फॉर अराउंड 3 years। उसके बाद आई फेल्ट कि मे बी अब जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं, मे बी अगर मैं खुद का कर लूँ तो 1 साल के बाद मुझे उतने या मे बी उससे ज्यादा भी मिल जाए, वो डिपेंड करेगा और टोटली मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। और तुम्हें ये कहीं से ना लगे कि हमें कोई कम पैसे मिल रहे थे। अब वी विल नॉट ऑब्वियसली डिस्क्लोज कि हमें क्या मिल रहे थे, पर तुम अपने आसपास एवरेज जितने भी लोग देखोगे ना, उससे ट्वाइस या थ्राइस मिल रहे थे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक टाइम के बाद इतने नखरे हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा सैलरी के बाद भी उन्हें लगता है कि इट इज नॉट वर्थ इट। और मनीषा, और क्या था? So I was also due for promotion. Still, I left it because one, traveling, two, flexibility, as Sahil told कि flexibility तो होती है। अब 2-3 साल के बाद सबको ही लगता है अरे मैं तो ऐसे प्लान ही नहीं कर सकती कहीं जाना, और छुट्टी नहीं होती है, बर्थडेज भी नहीं मना सकते एट टाइम्स, या आप किसी दिन यू जो जेन्युइनली फील कि मेरे को नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं कर रहा, यू कैन नॉट डू दैट। बट विद योर ओन बिजनेस यू कैन प्लान, आप रात को काम कर लो, अगले दिन छुट्टी ले लो, whatever, मतलब you have that flexibility. Third, मुझे long run नहीं लग रहा था being a female, so this is for all the females out there, girls. Long run I thought maybe I can better manage my family, my work, my career if I do a practice than I do a job. I'm not an old traditional thinker. I'm equally modern, but practicalities have to be dealt with, right? So more flexibility, better career, and yeah, more, equivalent money, even more maybe. देखो, अपनी प्रैक्टिस में तो देयर इज नो लिमिट। मैंने तुम्हें ये बताया, मैंने अपनी क्लास में तुम्हें बैलेंस शीट भी दिखाई थी एचयूएल की कि ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन कितनी है, 4 CR। तो अब क्या हमें वो मिलेगा या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। ऐसा कभी भी मत सोचना कि जो बहुत एक्सट्रीमली हाई पेड मनी है वो सीए बनते ही मिलता है। ये 20-30 करोड़ ये मिल सकता है, बहुत इजीली मिलता है। और दूसरी चीज, तुम्हें पता है जितने टीचर्स पढ़ाते हैं सीए, वो भी मंथ का 1 CR कमा लेते हैं, क्योंकि उनका बैच ही इतना बड़ा होता है और इतनी फीस होती है। तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस सीए करने के बाद, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो आप मतलब क्या क्या ही सोचोगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जॉब का सिर्फ मेजर यही था, फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरा, कभी कभी तुम ना एक टीम में काम करते हो और तुम्हारी टीम में तुम्हारे साथ होते हैं गधे। अब तुम्हें तकलीफ होगी ही ऐसे में मैनेज, तो तुम्हें लगता है यार मेरा सीनियर जो है, कभी कभी हर जॉब में ये लगता है, सिर्फ सीए में क्या है, तुम्हारा सीनियर नालायक होगा तो तुम्हें लगेगा ना यार मैं किसके अंडर काम कर रहा हूँ, तो इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता। तो जॉब में सूनर और लेटर प्रॉब्लम आ जाती है। पर ये मत सोचना कि तुम किसी भी और फील्ड में जॉब कभी भी छोड़ दोगे। अगर तुम बीबीए हो या बीकॉम ऑनर्स हो, तुम में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तुम्हें जॉब पसंद है नहीं है, तुम रोज सुबह उठोगे और तुम जाओगे काम पे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और कुछ है ही नहीं ना, उसे छोड़ दोगे क्या करोगे? ये तो सीए है जो तुम्हें इतनी फ्लेक्सी, और सीए को ऑब्वियसली एक बीकॉम ऑनर्स या बीबीए से बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, ट्वाइस ट्राइस में भी 4 टाइम्स मोर पेड। उसके बाद भी वो लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं सूनर और लेटर। मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि सीए आप में इतना कॉन्फिडेंस ले आता है कि मैं
ओनर बन सकता हूँ, मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं किसी के अंडर क्यों काम करूँ, बाकी कोई प्रोफेशन तुम्हें कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगा। तो बस यही मेजर चीज है, जॉब करना ना करना, ये तो टाइम विल टेल कि कौन क्या करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और का कुछ और डाउट या फिर बस हो गया? अब ये क्या ना बच्चा ये चैट में लिखता रहता है। अच्छा तन्वी है सर, अगर हम अपनी प्रैक्टिस करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं तन्वी। अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहो तो पहले तो देखो थोड़ा से कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ना आपके। तो आप जैसे अपनी जॉब करोगे, वहां पे कुछ लोगों से मिलोगे, आपकी थोड़ी जान पहचान हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपके पास काम आता रहेगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, आप उसमें अकाउंटिंग करो, ऑडिट करो, कुछ भी करो। तो जितनी भी सीए सर्विसेज देता है आपको दो। जैसे एक डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है, वो उसके पास क्लाइंट्स आते हैं, बीमारी, हाथ टूट गया, सिर फट गया, वो इलाज कर देता है। हमारे पास लोग आते हैं, लोन नहीं मिल रहा, टैक्स कम कराना है, हम उनकी हेल्प कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं प्रैक्टिस में। So Sahil, here people we have around 14 participants right now. So all of them are into 12th standard अभी? कोई 11th है, 11th है, 11th है, कोई 12th है। So maybe अगले 1-2 साल में आपको डिसाइड करना है कि सीए करना है, क्या करना है। 12th वालों को तो नेक्स्ट ईयर ही डिसाइड करना है, राइट। सो जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस, अब जैसे आप 12th कर लोगे, इमीडिएटली जून में या नवंबर में आप अपना सीपीटी दे दोगे, और उसके जस्ट 9 मंथ्स बाद विच इज नथिंग, आपका आईपीसीसी होगा, एंड इमीडिएटली आपको फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन करना है। सो पीस ऑफ एडवाइस इज कि आर्टिकलशिप बहुत सीरियसली करें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सीए कोर्स का, कोर्स करिकुलम का। इतना मतलब यूजुअली हम लोग इतने बच्चे होते हैं, हमको लगता है कि अरे अच्छा इधर ज्यादा स्टाइपेंड है, इधर मैं कर लेता हूँ, या अच्छा ये मेरे घर के पास है, मैं ये कर लेता हूँ, या वो दूर, whatever XYZ। आप देखो आपको किस किस काम का एक्सपोजर मिलेगा वहां पे, हर चीज पे उसको वे करो, और जितना सीख सकते हो मैक्सिमम उतना सीखो। वो पीरियड होगा जब आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको आप जो जितने बार सवाल पूछोगे उतनी बार आपको आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे। अच्छा ये कैसे करना है, ये काम मैं कैसे करूँ, ये रिटर्न में कैसे भरूँ। अपनी आर्टिकलशिप पे अगर आप फोकस करोगे और बहुत अच्छे से करोगे, देन sky is the limit. I mean, you will get everything what a chartered accountant can achieve in life post your qualification. Because once you qualify, and maybe अगर आप जॉब कर रहे हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, तो एक बेसिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे कि अच्छा ये सीए है और ये तो आना ही चाहिए, समझ रहे हो। तो आर्टिकलशिप इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उस टाइम में रियलाइज नहीं कर पाते। मे बी वी आर जस्ट 21 years of age, we are too young to understand it, but one piece of advice, आप इसको सीरियसली करें, it's going to help you a lot. ठीक है, किसी और को कुछ और डाउट? सर जो शाय होता है वो अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस लाए? अब अंकित, शाय तो मतलब किस चीज में शाय हो तुम? लड़कियों से बात करने में? तो ऐसा तो सीए में कुछ कराया नहीं जाएगा तुमसे। अगर आपको शायनेस है, हाँ अंकित, क्या शाय मतलब जैसे जो बच्चे कम सोशल होते हैं, जो, तो उसका आपके करियर से कुछ खास लेना देना नहीं है ना। अब जैसे तुम्हें अगर बोला जाए कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दो मैनेजमेंट को, तो हाँ इतना नहीं होना चाहिए कि तुम वो ना दे पाओ। वही तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, वही आपका सब वो रोल प्ले करता है। वो धीरे धीरे देखो डेवलप हो जाता है। जब तक तुम बाहर ही नहीं निकले, तुम्हें लगता है कि मैं कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप का हूँ। नहीं, मैं भी जब तक, मैं तो शायद पहली बार ऐसे अकेले बाहर गया ही सीए के बाद था। एक्सपोजर, यही इसका आंसर होता है, एक्सपोजर। जब आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, जो आर्टिकलशिप में होगा, ये सब प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। हर बच्चा ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते या उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर यही चीज होती है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि आप आर्टिकलशिप पे जाओ, लोगों से मिलो। 2 प्रेजेंटेशन गंदी करोगे, तीसरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये सबके साथ होता है, पहले में तो हर कोई नर्वस होता है। और एक और चीज बताऊं, यूएसए में एक सर्वे हुआ था जहां पे लोगों से पूछा गया था उनके फियर्स के बारे में कि सबसे ज्यादा उन्हें किस चीज से डर लगता है। 3rd नंबर पे लोगों ने बोला स्नेक्स, 2nd नंबर पे बोला डेथ, 1st नंबर पे बोला पब्लिक स्पीकिंग। तो लोगों को, और ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, लोग पब्लिक स्पीकिंग से ज्यादा डरते हैं, डेथ से कम डरते हैं। उन्हें मरना पसंद है पर पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज एक्सपोजर के साथ ठीक हो जाती है। जब आप लोगों के सामने जाओगे, बोलोगे, तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
अब इसके लिए एक स्टेज चाहिए होता है। अब तुम घर पे बैठे बैठे तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते ना। अब ये तो नहीं कि लाउड स्पीकर लगा के लोगों को कुछ तुम बताओगे, ये तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक स्टेज चाहिए, वो आपको आर्टिकलशिप देगा। तो वहां पर ये सब ठीक हो जाता है। हर कोई ऐसा ही रहता है यार, मैं भी ऐसा ही था, मनीषा भी ऐसी रही होगी, तो ये तो प्रॉब्लम ठीक हो ही जाती है। अच्छा, for people who are shy, articleship is a very good forum, as Sahil said. Secondly, जब आपको knowledge आने लगेगी ना प्रोफेशन की, और आप लोगों से मिलोगे, आपको लगेगा हाँ मैं तो इसमें चैम्प हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, और मैं बताता हूँ इसमें एडवाइजरी मैं देता हूँ इसकी। So आपके अंदर अपने आप वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे जब आपकी नॉलेज लेवल बढ़ेगी। और देखो जो लोग स्कूल में है ना, जो 11th 12th में है, देखो मेरी कुछ हद तक प्रॉब्लम पता है इंग्लिश स्पीकिंग की कैसे सॉल्व हुई थी। मेरे स्कूल में मैं आई वाज वेरी एक्टिव विद डिबेट्स। आप सबके स्कूल में होता होगा कुछ ना कुछ। अब देखो इनिशिएटिव तो तुम्हें ही लेना है। तुम ये एक्सपेक्ट करो लाइफ में कभी भी कोई तुम्हारे पास आएगा सिखाने, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। आपको खुद जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा। आपके स्कूल में जो 11th में है, या आप 12th वालों के लिए तो आई डोंट नो, अगर थोड़ा सा लेट हो चुका है तो पब्लिक स्पीकिंग के कुछ इवेंट्स तो हर स्कूल में होते हैं, क्विज कॉम्पिटिशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? डर लगता है कि गड़बड़ कर दी तो। देखो स्कूल में गड़बड़ करोगे तो क्या, व्हाट अर्थ शैटरिंग इवेंट विल हैपन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 2 दिन हंसेंगे, भूल जाएंगे। पर जब तुम अपने करियर में गलती करोगे ना, वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है, क्योंकि तब देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। इतना महंगा आदमी हायर किया उन्होंने और वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा, तो तब आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी। छोटी एज में जितनी ज्यादा गलतियां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब छोड़ दो कि लोग हम पे हंसते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, वो तो लोगों का काम है। जो हंस रहे हैं वो खुद तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, और वही है जो अपनी लाइफ में पीछे छूट जाएंगे। आपको बस ये करना है, अगर कोई डिबेट्स हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करो। स्कूल में जितने बच्चे हैं, जो भी पब्लिक इवेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर किसी में घुस जाओ, पर हाँ जो आप जितना कर सकते हो उतना करो। ये तुम्हारे पर्सनालिटी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये डरना स्टेज का पहली 1-2 बार लगता है, उसके बाद कभी भी नहीं लगता। पहले स्टार्टिंग में तो सबको लगता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तुम अपनी हार्ट बीट फील कर पाते हो, ये सबके साथ होता है। और जितने बच्चे या तो तुम्हें सुन रहे हैं उनका ध्यान तुम पे होता ही नहीं, जितने बच्चों ने तुम्हारे बात बोलना है उनका ध्यान खुद पे होता है। जब तुम बोल रहे होते हो मेजोरिटी लोगों का तो ध्यान ही नहीं होता कि तुम क्या बोल रहे हो। ये बस तुम्हारे दिमाग में क्रिएटेड एक इल्यूजन होता है कि हम पे इतनी अटेंशन दी जा रही है और डर लग रहा है, डर लग रहा है। वो 2-3 बारी में खुद समझ आ जाएगा। पर आपको जहां भी ये अपॉर्चुनिटी मिले आपको करना तो चाहिए, तभी समझ आएगा। अब कुछ और? नहीं? अब मनीषा लास्ट में फिर बस क्या बोलना चाहेंगे आप? लास्ट में आज जैसे हम करियर काउंसलिंग या एडवाइस ही दे रहे थे अबाउट पीपल हु वांट टू डू सीए। सो अ मेजर थिंग इज, जो भी हमने बोला, या आप जो भी यूट्यूब पे गूगल पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स के ओपिनियंस लेते हैं, वो सब सुनिए, उसको इवेल्युएट कीजिए। और जो भी आपके पैरामीटर्स हैं कि मुझे करियर में क्या करना है और मैं किस चीज में अच्छा हूँ, अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, आप उन चीजों पे उसको वे कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए अपना करियर। सिर्फ किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस होके वो नहीं। टेक इट वेरी वाइज, मतलब कॉन्शियसली लीजिए अपना डिसीजन। आप लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में है, एक बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड, नॉलेज, अवेयरनेस है आप लोगों में। यू हैव ऑल द एवेन्यूज, आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप बिजनेस वाले लोगों से मिलिए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मिलिए, या जो जॉब में है उनके व्यूज लीजिए, सीए, एमबीए, व्हाटएवर प्रोफेशन, और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। एंड मीन्स वंस यू डिसाइड, आई मीन ये कोई रॉकेट साइंस या कोई वो नहीं है कि एक बार मैंने ये कर लिया तो बस अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैंने बीकॉम कर ली तो अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, या मैंने सीए कर ली, मैंने बीकॉम क्यों नहीं की। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई मीन यू आर जस्ट 18-20 years of age। आप कोई भी नो डिसीजन इज राइट रॉन्ग, जस्ट जो भी आपको आज के हिसाब से ठीक लग रहा है, वट एवर योर कॉन्शियस इज सेइंग अच्छा मेरे लिए अच्छा है, बीट बीकॉम ऑनर्स करना ही हो चाहे, कर लीजिए उसको। बट देन हर स्टेज पे कुछ सीखिए, जस्ट लर्न समथिंग, एंड देन अगले स्टेप पे डिसाइड कीजिए कि अच्छा मेरे लिए ये अच्छा करियर ऑप्शन है, मैं ये कर लेता हूँ। सीए अब विद बीकॉम भी, मैं फिर एक और बात बोलूंगी इसमें कि अब आई अग्री कि बीकॉम ऑनर्स करके सीए करते हो तो 2 साल लेट होता है। तो
ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो कि आपको बीकॉम ऑनर्स करने से रोके। अगर आपका बीकॉम ऑनर्स करने का बहुत मन है या आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सीखूंगा या कॉलेज में मेरी तो बहुत ग्रोथ होगी या वो, क्योंकि आई मीन करियर वाइज किसी किसी का करियर किक ऑफ होता है व्हेन मे बी दे आर 30, किसी का 22 में, लाइक साहिल who immediately went abroad after he cleared his CA. I could not go. His career immediately kicked off. Maybe कुछ लोगों का 32 35 years of age of practicing तब उनका career kick off होता है. तो it's never too late, it's never too early. Just decide wisely what you want to do. ठीक है। और अगर तुमने बीकॉम स्टार्ट कर भी ली, क्योंकि अभी तो तुम्हें नहीं पता ना कॉलेज में कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तुम्हें उसके बाद लगे कि नहीं ये तो बेकार चीज है, तो फिर क्या ड्रॉप आउट कर देना। और क्या, अगर तुम्हें लगता है कि बिल्कुल ही बेकार चल रहा है तो ड्रॉप आउट कर देना। देखो हमें पता है कि कॉलेज की क्या रियलिटी है, क्योंकि वी हैव बीन देयर। मतलब आई हैव नॉट बीन देयर पर मेरे दोस्त वर देयर, सो आई नो। तो अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। हो सकता है किसी को लगे ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका परसेप्शन अलग होता है। हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपने करियर को लेके अब ज्यादा ओरिएंटेड है। शायद हम इतने ओरिएंटेड नहीं थे जब हम 18 थे, तुम भी शायद उस पॉइंट से नहीं सोचते। हम अब जो भी सोचते हैं ना अपनी लाइफ में, हम इस स्टेज पे हैं कि हम यही सोचते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल अर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और बाकी चीजों को हम साइड रखते हैं। हमारे लिए अब आज के टाइम पे ये चीजें कि नए लोगों से मिलना, तब बूढ़े हो गए भाई, अब ये चीजों की उतनी इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं रही है। तो ये शायद तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तब भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं इस चीज के बारे में बहुत क्लियर था कि मेरे को मेरी लाइफ में जल्दी से जल्दी अपना जो भी मैंने कमाना है वो स्टार्ट करना है। तो मैं इस बारे में बहुत क्लियर था। हो सकता है किसी को हो नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, यहाँ घूमना है वहां फिरना है, अब जिसके लिए ऐसा है वो उसको परस्यू करे। तो ये परसेप्शन है। बट एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर एक डिसीजन ले लिया ना, बाद में उसको रिग्रेट मत करना, क्योंकि ऐसे तो तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करते रहोगे। टेक अ डिसीजन एंड देन स्टैंड बाय इट। बाद में लगता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है तो चेंज बिल्कुल करना, पर उस टाइम पे आप ऐसे सोचो कि अरे यार ये तो मैंने इसकी बात सुन ली या उसकी बात सुन ली। ये नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में। जो करना है खुद से करो एंड देन स्टैंड फर्मली बाय इट। बस एक यही चीज है। ठीक है, बाकी तो सबके अलग अलग करियर पाथ्स हैं, हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल सूनर और लेटर होगा ही। बस दिमाग लगाओ और स्टार्ट करो। अच्छा, वन थिंग साहिल, मतलब मुझे बिल्कुल ठीक लगी है आपकी बात। सपोज आपका 12th क्लियर हो जाता है एंड यू गेट ऑलमोस्ट 95 99 व्हाटएवर परसेंटेज एंड यू गेट टू इनटू अ गुड कॉलेज। सो हम ये चीज हमें याद रखनी है कि आपने सीपीटी क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको आईपीसीसी करने के लिए 9 मंथ्स मिलते हैं। तो आप 1 साल का कॉलेज कर लीजिए साथ में, अगर आपको अच्छा मिल रहा है। मे बी नॉर्थ कैंपस को कोई कॉलेज मिल रहा है, आपको लग रहा है अरे ये मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे मिला है सीए, थोड़े ना मैं अभी बन जाऊंगा। तो आप कर लीजिए कॉलेज, आपको कॉलेज का भी एक ब्रीदर मिल जाएगा और आपको सीए का भी मिल जाएगा आईपीसीसी करते टाइम कि सीए में होता क्या है, कितना मुझे मुश्किल लग रहा है, या मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं, या नहीं मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं कॉलेज में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को नहीं करना है, मेरे को तो सीए पे फोकस करना है, ड्रॉप योर बीकॉम एंड स्टार्ट डूइंग सीए। अगर आपको अदर वे अराउंड लगता है कि नहीं सीए तो मेरे को पहले मुझे लग रहा था मैं कर लूंगा पर मेरे को तो नहीं इंटरेस्ट आ रहा, जस्ट लाइक अमन है ना, तो मे बी अगर अकाउंटेंसी में आपको लग रहा है नहीं, तो आप छोड़ दीजिए, कॉलेज कर लीजिए, उसके बाद कुछ और करियर। बट अगर सीए छोड़ रहे हो तो ऑल्टरनेट करियर में करना क्या है उसके बारे में भी सोच लेना कि अच्छा मैं सीए छोड़ रहा हूँ तो कॉलेज करके मैं क्या करूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई ज्ञान चाहिए? और नो सर, थैंक यू सो मच। चलो फिर बाय बाय। क्लास का पूछ रहा है सही, हम क्लास नहीं है आज, अभी भी क्लास तुम में हिम्मत है क्लास लेने की? अब छुट्टी है आज, कल होगी जो क्लास होगी। ठीक है, चलो। और बस लास्ट में यही, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी पे, ऐसा कोई एम नहीं था कि तुम ये करो तुम ये ना करो। टू मी इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ मैं ये जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तुमसे तो बहुत ज्यादा दुनिया देखी है, अपने पेरेंट्स से बात करो, सबसे बात करो, फिर डिसाइड करो। पॉइंट सिर्फ यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ओपिनियन कहीं से भी अनबायस्ड नहीं रही आज के टाइम पे। हर कोई उस चीज के टुवर्ड्स बायस्ड है जो वो पढ़ाते हैं। उनको कोई मतलब, देखो दिस इज द हार्श रियलिटी जो हम फेस करते हैं आज के टाइम्स में। तुम्हें टीचर तो यार देखो हमेशा, मैं तुम्हारी जनरेशन के बहुत पास हूँ, मुझे समझ आती है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स या क्या चीजें हैं। और मे बी अभी, क्योंकि मैं अभी पैसे कमाते हुए कोई बहुत टाइम नहीं हुआ, मे बी अगले 10 सालों में मैं भी इतना ग्रीडी हो जाऊंगा कि आई विल स्टॉप केयरिंग कि बस पैसे आए जैसे भी आए, इसको गधा बनाओ, उल्लू बनाओ, कुछ भी बनाओ।
दिस इज द रियलिटी जो मोस्ट जगह पे होता है। अब तुम ये सेंस कर पाते हो या नहीं, आई डू नॉट नो, पर दूसरों की बातों में कितना सेंस है कितना नहीं है ये तुम्हें खुद भी दिखता है, काफी हद तक दिखता है, हर किसी को ही दिखता है। तो कोई, मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि सीए करो या ना करो, मैं सिर्फ ये तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले ऐसा सेशन लास्ट ईयर हमने किया भी नहीं। उसका रीजन ये है, एक बच्चा ना एब्सेंट है, हेमंत का क्लासमेट आयुष। आयुष ने मेरे को 12th की स्टार्टिंग में बोला था कि सर मेरे को सीए करना है। मैंने उससे कभी नहीं बोला कि तू सीए कर या ना कर, उसने मुझे खुद बोला था कि सीए करना है। बट वो गया था एक ऐसे ही एंट्रेंस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एड्यूमेंटोर, जहाँ से हेमंत ने भी बात की है, और आयुष ने वहां जाकर के स्पेसिफिकली उन्हें बोला था कि मुझे सीए करना है। उन्होंने आयुष को ये बोला कि ये मत करो, ये बहुत टफ है, मतलब बेसिकली उसका थोड़ा ब्रेन वॉश किया कि आप ये ना करें, और अल्टीमेटली उसने वो चीज छोड़ दी। तो मुझे ऐसे केसेस में बहुत बुरा लगता है कि जहां बच्चा खुद से इंटरेस्ट दिखाता है ये चीज करने में और करना भी चाहता है, ये बाकी बेचारे उसका ब्रेन वॉश करते हैं और डरा करके वो चीज वो उसको छुड़वा देते हैं। इस चीज से बचो। वो तो अपनी फीस देख रहे हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप एंट्रेंस क्लियर करने के बाद क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है। डिसीजन आप लो, बस ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? चलो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू मनीषा, और अब हम Thank you so much. ओके, बाय बाय, Bye. चलो सबको बाय बाय, बाय सर। सर टाटा। थैंक यू सर।